सो बेसिकली सो बेसिकली आज मैं जो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ वो यहाँ पे ओनली फॉर अकॉर्डिंग टू जॉब के लिए रहेगा कि कोई भी फ्रेशर या एक्सपीरियंस पर्सन जब किसी एग्रीकल्चर टेक्निकल राउंड में जाता है इंटरव्यू के लिए तो उस टाइम पे किस किस टाइप के क्वेश्चन उससे किए जा सकते हैं। लाइक मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किस टाइप से रहा है। आप अगर फील्ड में जॉब किए हैं तो फील्ड का आपका एक्सपीरियंस रहेगा, यदि आपने कॉर्पोरेट में ऑफिस वर्क किया है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में 20% जॉब ही ऐसी होती है जो कि ऑफिस वर्क के लिए एलिजिबल होती है। बाकी उसमें आपको 80% जॉब जो होती है वो फील्ड के लिए रिकमेंडेड होती है। तो बेसिकली यहाँ पे सभी लोग बीएससी एमएससी वहीं पे क्लिक करें। राइट नाउ। अभी नहीं है सर। एक एक सेकेंड। सर। या विजिबल राइट नाउ। अभी तो नहीं है सर, एक बार फिर से सर रिसेट कीजिए। मेरा स्क्रीन विजिबल है राज जी। नहीं, अभी नहीं है सर, एक बार फिर से सर, एक बार शेयर कीजिए। या राइट नाउ। डैशबोर्ड सर आ गया, बट जिस पे आप क्लिक किए ना अभी माउस को, वो सब पीपीटी ओपन नहीं है। डैशबोर्ड तो सर दिख रहा है आपका। बेसिकली अब हो जाना चाहिए। चेकआउट करके चेक इन किया। ओके। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप होती हैं, आप अगर जॉब के लिए जाते हैं तो टू टाइप से क्रॉप होती है। एक होती है फील्ड क्रॉप और एक होती है वेज क्रॉप। फील्ड क्रॉप इन द सेंस कि आपका चिकपी, वीट, पैडी, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर एट ऑल जो कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन किए जाते हैं, तो बेसिकली वो क्रॉप आती है इसमें, जिसमें कि आपको शुरू से लेकर आखिरी तक का डीपली नॉलेज होता है। जो आप एजुकेशन में नॉलेज गेन करते हैं वो नॉलेज यहाँ पे टेक्निकली राउंड में एलिजिबल नहीं होता है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे टेक्निकल हमारे मार्केट में बंद हो गए होते हैं, बैन हो गए होते हैं, जिनको गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन अभी के टाइम में जो करंट टाइम पे हमारे टेक्निकल चल रहे होते हैं या अपग्रेडेड टेक्निकल होते हैं वही मार्केट में हमारे चल रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सेकेंडरी आता है हमारा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस एरिया में आप जॉब करना चाहते हैं, उस एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से डीपली अंडरस्टैंड होना चाहिए। कि आप यदि एग्जांपल के लिए यूपी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी में रबी में आपका मेजर क्रॉप होता है, एक तो वीट होता है, सेकेंडरी आपका पोटैटो होता है, और थोड़े बहुत स्किल्स पे जो बुंदेलखंड रीजन आ जाता है वहां पे आपका चिकपी और मस्टर्ड मस्टर्ड होता है। लाइक उसी वे में आप अगर एमपी में आते हैं तो एमपी में आपका वीट, ग्राम और पल्सेस क्रॉप जो है वो डिपेंड करती हैं। तो इस टाइप का आपका क्रॉपिंग पैटर्न है। लाइक अगर आप उसी हिसाब से महाराष्ट्र में जाएंगे, हो गया रेड ग्राम, हो गया रेड ग्राम का काफी बड़ा एरिया अभी कवर कर रखा है महाराष्ट्र ने। इवन दैट हमारा फ्रूट मार्केट में हम देखें तो हमारा 80% प्रोडक्शन जो है वो महाराष्ट्र से कवर होता है। तो इसमें जब भी आप इंटरव्यू राउंड में जाते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है, एग्जांपल के लिए एरिया सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है, एबीएम की वैकेंसी है, एरिया बिजनेस मैनेजर की, या एमडीओ की वैकेंसी है, तो उस एरिया के आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस एरिया को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उस टेक्निकल राउंड को आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बेसिकली एमबीए जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं उनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनको एबीएम और एएसएम ये दो पोजीशन बहुत ही बड़े स्किल्स पे निकलती हैं हर एक कंपनी में। जेडएम, आरएम और बाकी की पोजीशन होती हैं जो कि एमबीए ग्रेजुएट को लेते हैं वहां पे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि एरिया वाइज कौन कौन सी क्रॉप ज्यादा मेजर है और कौन सी नहीं है, तो बेसिकली राज सर ने मुझे बताया कि आपके एरिया में बहुत सारे क्रॉप और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग स्टेट से प्रेफर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला हुआ है, जिसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम टेक्निकली राउंड पे जाएंगे। तो यूपी में हम देखेंगे रबी क्रॉप में वीट, मस्टर्ड, पी और चिकपी हो गया है। खरीफ में यहाँ पे पैडी, मेज, सोरगम, सुगरकेन एंड ग्राउंडनट हो गया है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो वीट, मस्टर्ड, चिकपी, वारली हो गया है। खरीफ की बात करें तो पैडी, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट हो गया है। हरियाणा में भी हमारा वीट, मस्टर्ड एंड चिकपी रबी क्रॉप में रहेगा। खरीफ में पैडी, मेज, बाजरा एंड सोरगम रहेगा, शुगर कैन। एमपी की अगर बात करें तो वीट, चिकपी, मस्टर्ड एंड खरीफ में अगर हम बात करें तो सोयाबीन, मेज, राइस एंड पिजन पी। राजस्थान में अगर जाते हैं तो रबी में हमारा वीट, चिकपी, मस्टर्ड, बार्ली। खरीफ में अगर देखें तो बाजरा, मेज एंड ग्राउंडनट और पिजनपी रहेगा। बिहार की बात करें तो बिहार में वीट, पी, चिकपी, मस्टर्ड रबी में रहेगा। खरीफ में राइस, मीज, पैडी, मेज, मूंग एंड पिजनपी रहेगा। बेसिकली मुझे टेक्निकली जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप करंटली आप उस सिनेरियो को पास करके आ रहे हैं, या उसी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप कुछ अदर कोर्स कर रहे हैं। तो अब मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। ये एरिया वाइज रहता है, जो कि सभी एरिया में डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं और उस एरिया में आप चाहते हैं कि आपके स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं, तो उस एरिया के क्रॉपिंग पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए है कि आप किस तरीके से आप इस राउंड को क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आपने यूपी के लिए अप्लाई किया एरिया सेल्स मैनेजर के लिए, तो उस जगह पे आपसे उस एरिया की जियोग्राफी को समझा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितने एरिया में पैडी होता है, या पैडी यहाँ का मेजर क्रॉप है क्या, या वीट आपके कौन कौन से रीजन में होता है। दूसरा, इसमें आपका मस्टर्ड अगर आपके यूपी में होता है तो कौन से रीजन में होता है, और कितने एकड़ में, ये कितने हेक्टेयर में इसकी फार्मिंग की जाती है, प्रोडक्शन क्या है। तो इसका नॉलेज आपको रखना रहेगा। सेकंड थिंग आता है आपका फील्ड क्रॉप के बाद वेज क्रॉप। वेज क्रॉप में यहाँ पे आपके इधर एरिया वाइज ये भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन वेजिटेबल क्रॉप्स एक ऐसी क्रॉप है जो कि सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ग्रोइंग की जाती है, और एक ही क्रॉप को डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम पे ग्रो किया जाता है। लाइक एग्जांपल। यस। काम में है तो फिर मतलब भी नहीं समझो सॉरी राज। नहीं नहीं सर, किसी ने माइक को ओपन कर दिया का, कोई नहीं, आप कंटिन्यू ओके ओके। लाइक एग्जांपल के लिए जो हमारा वाटरमेलन है, वाटरमेलन इस टाइम पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में हार्वेस्ट हो रहा है, और अभी कई जगह पे इसका ट्रांसप्लांट हो रहा है, कई जगह पे इसकी नर्सरी डाली जा रही है। वाटरमेलन, मस्कमेलन, इवन दैट कोकोरबिट्स में जो क्रॉप होती हैं उनके भी यहाँ पे सीडलिंग तैयार किए जाते हैं, जो कि नर्सरी आज के टाइम में नर्सरी बहुत बड़े स्केल्स पे इसको रेडी करके सेल आउट कर रही होती है। तो आपको वेजिटेबल में एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन सा सेगमेंट चलता है, आपका कौन सा सेगमेंट कॉम्पिटिटर है, इवन दैट आपके इधर जो सेगमेंट चल रहा है उसकी स्वीटनेस क्या है, उसका टीएसएस क्या है। बिकॉज ऑफ स्वीटनेस के अकॉर्डिंग ही आपको उस एरिया के रेट आपको मिल पाते हैं। एंड यूजर जब फार्मर के पास अपना कोई प्रोडक्ट आप लेके जाते हैं, लाइक बाहुबली या मैक्स, जो वाटरमेलन की वैरायटियां हैं जो कि काफी बड़े स्केल्स पे चलती हैं, अगर आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसका आपको फोकस रखना रहेगा कि आपके एरिया में चलने वाली वैरायटी, एग्जांपल के लिए बाहुबली है तो उसका वेट कितना रहेगा, फ्रूट वेट क्या है, उसका सेगमेंट आइस बॉक्स है या ओवल है या राउंड है। तो आपके एरिया में लाइक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि ओवल शेप में यदि वाटरमेलन चलता है या राउंड शेप में चलता है तो वहां पे आप आइस बॉक्स सेगमेंट नहीं ले सकते, आइस बॉक्स सेगमेंट जहाँ चलता है वहां पे ओवल शेप नहीं ले सकते। इवन दैट ये आपके क्लाइमेट, सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस सीजन में कौन सी वैरायटी या कौन सा सेगमेंट आपको प्रोडक्शन देके जाएगा। तो उसका थोड़ा सा आपको फोकस रखना होता है। फिर आता है हमारा मसाले वाली फसलें, जो कि काफी बड़े स्केल्स पे पैन इंडिया में ग्रो की जाती हैं, लेकिन राजस्थान, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, ये एरिया इसके बेस हैं जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। तो उसमें भी आपको सेगमेंट वाइज जाना होता है। कॉरिएंडर अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ग्रीन लीफ के लिए करना चाहते हैं या मसाले के लिए करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है।
वैरायटी के बारे में मालूम होना जरूरी है। यदि आप ग्रीन लीफ के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो कितने डे में मैच्योर होगी, कितने डेज में आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर चिली की हम बात करें तो चिली में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जहाँ पे कुछ चिली की वैरायटियां ऐसी होती हैं जो कि ग्रीन पर्पस से ग्रो की जाती हैं, दूसरी वैरायटियां जो होती हैं वो आपकी रेड पर्पस से ग्रो की जाती हैं, कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो डबल पर्पस से ग्रो की जाती हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आपके एरिया में, अगर आप देखें तो एमपी में जो हमारा खरगोन रीजन है, यहाँ पे बहुत बड़े स्केल्स पे ग्रीन चिली का प्रोडक्शन किया जाता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, इवन दैट कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ आपका पुणे, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस एरिया में चलने वाली वैरायटी का आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सी वैरायटी अच्छा प्रोडक्शन देगी, कौन सी नहीं देगी। इवन दैट इसमें कौन सा वायरस आता है, कौन सी वैरायटी आपके एरिया के लिए सुटेबल है। क्या होता है, कोई भी एक सेगमेंट अगर एमपी में सुटेबल है तो वो आपका यूपी में सुटेबल नहीं रहेगा, अगर यूपी में सुटेबल है तो वो आपका महाराष्ट्र में सुटेबल नहीं रहेगा। यदि आपका राजस्थान में चलने वाली सेमिनी सितारा चिली आप एमपी में लेकर सेल आउट करेंगे तो उसका रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में देखेंगे तो वहां पे राशि का मीनम जो है चिली वो चलता है, सेमिनिस का सितारा चलता है, और अचार वाली मिर्च में तो मल्टीपल सेगमेंट है बीएनआर के, वो चलते हैं। लेकिन अगर वही सेगमेंट आप किसी अन्य स्टेट में आप लेके जाते हो तो फिर वो आपको प्रोडक्शन नहीं देंगे, अगर प्रोडक्शन दे भी देंगे तो उनमें इतना ज्यादा वायरस आ जाएगा, इतना ज्यादा उसमें डिसीज आ जाएगा कि वहां पे फार्मर की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस एरिया के लिए कौन सा सेगमेंट सही है। फ्रूट क्रॉप का मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र को आप ऑलवेज टॉप पे रखेंगे। अब आ जाते हैं हमारा पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी क्रॉप के ऊपर। अब इसमें आपको अगर डीपली जानना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस या नो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नॉलेज दे पाऊँ। ओके। बेसिकली अगर हम बात करें सकिंग पेस्ट की, तो पेस्ट मल्टीपल टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आती है सकिंग पेस्ट की। सकिंग पेस्ट में हमारा एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट। माइट में भी टू टाइप्स के माइट होते हैं, येलो माइट, रेड माइट। थ्रिप्स में भी टू टाइप्स के थ्रिप्स होते हैं, ब्लैक थ्रिप्स एंड येलो थ्रिप्स। और इसमें जो डेंजरस होते हैं, अगर हम बात करें थ्रिप्स की, तो ब्लैक थ्रिप्स जो है वो काफी ज्यादा चिली को हार्म पहुंचाता है, और कंट्रोल करने के लिए इसमें स्ट्रॉन्ग टेक्निकल का जरूरत पड़ती है। वहीं पे अगर हम माइट की बात करें तो येलो माइट सबसे ज्यादा लॉस देता है रेड माइट की अपेक्षा। तो इनिशियल स्टेज में हम शुरुआत करते हैं आपका यहाँ पे व्हाइट फ्लाई से। तो व्हाइट फ्लाई जो एक पेस्ट है, ये बहुत सारे वायरस को फैलाने का काम भी करता है। व्हाइट फ्लाई का जो लार्वा, सॉरी, निम्फ होता है, जो शिशु होता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसका 80% लॉस जो करता है वो ओनली फॉर इसका निम्फ करता है, ना कि एडल्ट। एडल्ट केवल 20% ही लॉस करता है। आप इसको देखेंगे तो ये पत्तियों की निचली सतह पे बैठ के और वहां से पत्तियों से रस को, सैप को शक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्तियों के ऊपर येलोइंग आ जाती है, कर्लिंग आ जाती है, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और उसके रुकने की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सी, एक वेक्टर का काम भी करता है। येलो वैन मोजेक वायरस का आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही क्रॉप के ऊपर और बहुत ज्यादा हैवी तरीके से अटैक करता है। और ये जब होता है तो व्हाइट फ्लाई जो होती है उसका एडल्ट एक इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर जब बैठता है, तो बैठने के बाद में उसके अंदर वो बैक्टर उसके पैरों में चिपक जाता है, और वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होता है। और जब ये प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होता है तो दूसरे प्लांट के ऊपर जब बैठ के उसको छोड़ देता है, तो वहां पे 2 दिन के अंदर अंदर उस पत्ती के ऊपर येलो स्पॉट दिखाई देते हैं। जहां पे आप देखेंगे कि येलो पेन मोजेक वायरस जो है वो एक पूरे प्लॉट में, अगर एक पौधा भी आपका होगा तो आने वाले 8 दिन में, अगर क्लाइमेट सुटेबल रहता है, तो उस प्लॉट के एटलीस्ट 30 to 40
90% प्लांट आपके इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे मेजर आपको कंट्रोल करना है तो वो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना रहेगा। वाइट फ्लाई जो है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको येलो स्टिकी ट्रैप पर एकड़ 10 से 12 आपको जमीन की सतह से 3 फीट की ऊंचाई तक आपको लगाने होते हैं। अगर आपकी क्रॉप 2 फीट की है तो क्रॉप का जो पार्ट है उससे 1 फीट ऊपर आपको लगाना रहेगा, जिससे कि जो व्हाइट फ्लाई के एडल्ट्स हैं वो उसकी ओर अट्रैक्टिव हों और उस पे आके बैठे तो वहां पे वो चिपक जाएं, जिससे कि अपना पॉपुलेशन ग्रो ना कर सकें। ये एक मैनुअल प्रोसेस है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे केमिकल। केमिकल में दूसरा केमिकल में 2 टाइप से होता है, एक तो होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है केमिकली। तो ऑर्गेनिक में आप 10,000 ppm नीम ऑयल लेते हैं और उसकी 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिला के प्रति एकड़ यदि आप स्प्रे करते हैं तो भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नीम ऑयल से क्या होता है कि किसी भी प्लांट का जो सरफेस है, जहां जहां नीम ऑयल आपका प्लांट के ऊपर पड़ेगा वो उतना एरिया कड़वा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो चूसक कीट है वो उससे रस सेप नहीं कर पाएंगे, रस नहीं चूस पाएंगे और भूख की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक ये हो गया। दूसरा आता है इसमें केमिकली कंट्रोल। केमिकली कंट्रोल में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है। जब भी आपसे इंटरव्यू राउंड राउंड में पूछा जाए कि कॉटन के ऊपर या चिली के ऊपर या अदर क्रॉप के ऊपर कौन सा टेक्निकल यूज किया जाए, तो एज पर CIV अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टेक्निकल रिकमेंडेड है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एसिटामिप्रिड 20% SP जो आता है वो सभी क्रॉप के लिए यूज होता है। एसिटामिप्रिड 20% SP की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिला के पर एकड़ के अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो इससे वाइट फ्लाई से कंट्रोल पा सकते हैं। अगर कॉटन में आपका अटैक है तो कॉटन में फ्लूनिकामिड 50% WG उलाला के नाम से या पनामा के नाम से आता है मार्केट में। तो इसकी जो 60 ग्राम मात्रा है वो 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करेंगे तो भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP पेजर के नाम से आता है। इसके अलावा आप पायरीप्रॉक्सीफेन 10% प्लस वेंथ्रोएथिन 10% EC आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक में अगर जाते हैं तो मेटराइजम स्पीसीज करके आपका काली चक्र आता है कि 1 किलोग्राम को आपको 200 लीटर पानी में मिला के पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे करना होता है, तो उससे भी कंट्रोल पा सकते हैं। अगर वाइट फ्लाई की अगर हम डीपली बात करें, थोड़ा सा और जानना चाहें इसके बारे में, तो मैं ये इतना बताना चाहूंगा आपको कि जब भी आप कोई केमिकल का स्प्रे करते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो किसी भी केमिकल को कंटिन्यूअसली स्प्रे नहीं करना चाहिए। केमिकल को हमेशा आप अपडेट करके स्प्रे करें। अगर आपने एक बार एसिटामिप्रिड का स्प्रे कर दिया है तो आप सेकेंड टाइम थायोमेथाक्साम का स्प्रे कर सकते हैं, या एसिटामिप्रिड के साथ साथ आप यहाँ पे फ्लोनिकामिड का कर सकते हैं। तो इनको जब भी आप अदल बदल के स्प्रे करेंगे तो पेस्ट के अंदर डोरमेंसी जो होती है और साथ ही साथ इसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो उसके पेस्ट के अंदर नहीं आएगी। रेजिस्टेंस पावर अगर एक बार किसी भी केमिकल को लेके किसी पेस्ट के अंदर आ गया तो फिर उस पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो कोई भी दवा को अदल बदल के स्प्रे करना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है जो कि आप इंटरव्यू राउंड में जाते हैं तो पूछा जाएगा कि अगर किसी पेस्ट को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए कौन सी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए व्हाइट फ्लाई या फिर जैसे ट्रिप्स माइट। तो उसमें आप अगर एक ही टेक्निकल बार बार बताएंगे तो फिर वहां पे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं क्या मल्टीपल टाइम इसको स्प्रे करने से वो पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, लेकिन 20%, 80% फिर भी वो आपके फील्ड के ऊपर इफेक्टिव रहेगा। लेकिन आप वहां पे बोलेंगे कि इसको हमें कोई भी दवा का अगर स्प्रे कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल चेंज करके हमें उसका स्प्रे करना रहेगा। अगर हम फर्स्ट टाइम पे थायोमेथाक्साम 25% WP का स्प्रे करते हैं तो सेकंड टाइम एसिटामिप्रिड का कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम एसिटामिप्रिड का करके हम थर्ड टाइम में फ्लोनिकामिड का कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको फोकस करना रहेगा। सेकंड आता है आपका पेस्ट, दूसरा एफिड। एफिड और जेसिड जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए सेम दवाएं काम करती हैं। एफिड और जेसिड में बस थोड़ा सा फर्क रहता है कि एफिड जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है
आप उसको हाथ से टच करेंगे तो एकदम आपको बिल्कुल हल्का सा लगेगा। दूसरा जेसिड जो होता है उसकी बॉडी काइटिन की बनी होती है, ऊपर से थोड़ा सा सख्त होता है। और एफिड और जेसिड जो है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सेम टेक्निकल काम में आते हैं, और सेम टेक्निकल का ही आप स्प्रे करके दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। एफिड जो है आपका पौधों के कोमल भागों से, फूलों से, पत्तियों से रस चूसता है। और रस चूसने के साथ साथ एक मधु स्राव, जिसे हम बोलेंगे तरल स्प्रे छोड़ता है, जिसकी वजह से जिसे हनी ड्यू बोलते हैं। और जिसकी वजह से पौधों के ऊपर ब्लैक फंगस का अटैक होता है और उसकी ग्रोथ इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ ये जो जेसिड है, ये कॉटन के ऊपर, ओकरा के ऊपर और मल्टीपल क्रॉप के ऊपर अपना इफेक्ट करता है। और एफिड जो है वो सभी क्रॉप के ऊपर इफेक्ट करता है। बात करें जहाँ पे चिकपी हो गया, चिकपी को छोड़ के बाकी सारी क्रॉप के ऊपर एफिड और जेसिड का अटैक सभी जगह देखने को मिलता है। एफिड में भी टाइप्स ऑफ एफिड्स होते हैं। एफिड रूट एफिड होता है और दूसरा हमारा लीफ एफिड होता है। रूट एफिड जो होता है वो पौधे के तने से चिपक के, और जो सॉइल के नीचे का पार्ट होता है उसके वहां से उसका रस सेप करता है, शक करता है, जिसकी वजह से प्लांट येलो हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। और अभी आपने केस सुना होगा, जिन एरिया में अभी पैडी का एरिया बढ़ा है, पैडी प्रोडक्शन एरिया बढ़ा है, उस पार्ट में रूट एफिड का अटैक बहुत ज्यादा हो गया है। तो रूट एफिड को कंट्रोल करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका इंटरव्यू में। तो रूट एफिड को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट को निकालना होता है। जब प्लांट को आप निकालेंगे तो उसके तने के नीचे वाला पार्ट, जड़ के ऊपर वाला पार्ट जो रहेगा, उस पे ब्राउन कलर का, भूरा कलर का एफिड जो है चिपका रहेगा, और वहां से रस को चूसता दिखाई देगा आपको। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको थायोमेथाक्साम 25% डब्ल्यू की दवा को, जो कि धानुका का अरेबा आता है या मल्टीपल कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, आप टेक्निकल लेके भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है उसमें कि। ओके। जब आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट या ऑफिसर, तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना रहता है फार्मर को कि ये पेस्ट किस तरीके से आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको वहां पे दिखाना पड़ता है कि ये देखिए, ये जो पेस्ट है मेरे पौधे के तने के ऊपर चिपका हुआ है, और चिपकने से वहां से रस चूस रहा है। और रस चूसने की वजह से पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, पौधा कमजोर हो गया है, और धीरे धीरे करके उस पौधे की डेड हो जाती है। आप देखेंगे कि गेहूं में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम पे, जहां जहां गेहूं की स्वेइंग हो गई है और वो गेहूं 12 दिन से लेके 25 दिन के बीच में है, तो उसमें इसका अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे थायोमेथाक्साम 25% डब्ल्यू की दवा को आपको 250 ग्राम दवा लेनी है, और उसको यूरिया के साथ मिक्स करके, कंपोस्ट के साथ मिक्स करके आपको सॉइल एप्लीकेशन में देना है, ब्रॉडकास्ट करना है, और ऊपर से इरिगेशन करना है, जिससे कि ये सिस्टमेटिक तरीके से पौधे के अंदर जाएगा और इस पेस्ट को खत्म कर देगा। और वहीं पे यदि आपको एफिड और जैसिड प्लांट के अपर लेयर पे या अपर पार्ट पे दिखाई देता है, तो जैसिड जो है वो पौधे की लोअर सतह के ऊपर रहेगा, और एफिड जो है वो अपर सतह सतह के ऊपर रहेगा। एफिड जो है वो दोनों पार्ट पे भी काम करता है, लोअर प्लस अपर, लेकिन जैसिड लोअर सरफेस पे ही काम करता है। जब ये पत्तियों से रस चूसते हैं, स्टेम से रस चूसते हैं, फ्लावर फ्रूट से रस चूसते हैं, तो उस टाइम पे आपको कंट्रोल करने के लिए फॉलियर स्प्रे करने होते हैं। इसमें जमीन में आपको ब्रॉडकास्ट करने की या जमीन के माध्यम से देने की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी केमिकल को। तो आप इमिडा क्लोरोप्रिड मीडिया या कॉन्फिडर के नाम से आता है, 100 ग्राम, ये जो डोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये डोज ओनली फॉर प्रैक्टिकल डोज है। अगर यही डोज आप टेक्निकल राउंड में देखने जाएंगे एज पर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वहां पे ये डोज आपके 40 ग्राम हो जाएंगे, कहीं पे 30 ग्राम हो जाएंगे, कहीं पे 20 ग्राम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये डोज का स्प्रे करेंगे 30 ग्राम, 20 ग्राम, लाइक एज पर CIV, तो आपकी फसल के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए कि इमिडा क्लोरोप्रिड 20% SP का अगर मुझे स्प्रे करना हुआ तो इसका डोज क्या रहेगा, तो वहां पे आप 2 टाइप से आंसर कर सकते हैं कि सर, फर्स्ट ऑफ थिंग कि अगर आप टेक्निकल राउंड में जाना चाहते हैं तो पहला ये है कि एज पर CIV 20 ग्राम
पर एकड़ इसका डोज है, जिससे कि आप स्प्रे तो कर देंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं पे यदि आप इसको 100 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो इसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एफिड और जैसिड दोनों ही खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ थायोमेथाक्साम 25% WP की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो टेक्निकल है ये एफिड में भी काम में आता है, जैसिड में भी कंट्रोल करता है, व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में, जब किसी पेस्ट का इनिशियल स्टेज में अटैक होता है तो उस टाइम पे आपको इसे कंट्रोल करने के लिए यूज करना होता है। अगर आपके क्रॉप में इसका अटैक बढ़ गया है, प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, तो फिर वहां पे आपको थायोमेथाक्साम को स्किप कर देना है। इमिडाक्लोरोप्रिड या लेमडासाइलोथ्रीन या थियामेथाक्साम 12.6%, लेमडासाइलोथ्रीन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में। ये जो फॉर्मूला है आपका नोवालक्सन या बिलीफ के नाम से आता है, थायोमेथाक्साम 12.6%, लेमडासाइलोथ्रीन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में। इसका क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर यदि इसके छींटे पड़ते हैं तो पूरी बॉडी के ऊपर इचिंग शुरू हो जाती है। तो जब भी किसी भी केमिकल का स्प्रे करना है या किसी से करवाना है या किसी को सजेस्ट करना है, तो वहां पे उसे बोल देना है कि सेप्टिक किट का यूज करें। बिकॉज ऑफ जब तक आप सेप्टिक किट का यूज नहीं करेंगे और ये आपके स्किन के ऊपर आ गया तो वहां पे रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इचिंग बहुत ज्यादा होगी। तो कोई भी केमिकल का स्प्रे करते टाइम आपको हाथों में दस्ताने, आंखों के ऊपर गॉगल्स, मुंह पे मास्क, कैप और फुल शर्ट्स जो यूनिफॉर्म है आपकी वो पहनना है। साथ ही साथ आपको लॉन्ग वाले शूज जो आते हैं वो पहन के स्प्रे करना है, जिससे कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई भी केमिकल इफेक्ट ना करे। यदि किसी केमिकल आप अगर किसी कारण से कोई केमिकल आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना है, या जो भी पेशेंट है उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, साथ में केमिकल की बोतल को लेके जाना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो एंटीडोज दे सके। बेसिकली ये जितने भी केमिकल हैं, इनमें से 90% केमिकल के कोई भी एंटीडोज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। जब आप किसी भी लीफलेट को रीड करेंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि एंटीडोट है या नहीं है। इसमें ओनली फॉर प्रिकॉशन काम में आते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर में ये ध्यान दिया जाता है कि आप कोई भी केमिकल को रिकमेंड कर रहे हैं या कोई भी केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको प्रिकॉशन अपनाना है। एसिड और जैसिड जो है ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस में अटैक करते हैं और इनिशियल स्टेज में ये अटैक करते हैं। जब भी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और अगर आप टाइम सोइंग टाइम पे नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो उस टाइम पे इनका अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लाइक एग्जांपल के लिए यदि आप नवंबर एंड में मस्टर्ड की सोइंग करते हैं तो आप देखेंगे दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के मिड वीक मतलब सेकेंड वीक तक एफिड का अटैक बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। और आप स्प्रे करेंगे तो उसका इफेक्ट भी इतना ज्यादा नहीं आएगा, तो आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल का स्प्रे करना रहेगा। तो ये एफिड जैसिड प्लस बाइट फ्लाई का कंप्लीट हो गया है। अभी हम बात करते हैं माइट की। माइट जो है वो टू टाइप से होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, येलो माइट, रेड माइट। येलो माइट, रेड माइट जो है ये सभी प्रकार के वेजिटेबल के ऊपर प्लस फील्ड क्रॉप के ऊपर प्लस आपके जो मसाले वाली क्रॉप है उनके ऊपर, सभी के ऊपर अटैक करती हैं। जब ये अटैक करती हैं तो क्रॉप के ऊपरी भाग के ऊपर आपको जाला दिखाई देगा और उस जाले में बहुत सारे पेस्ट फंसे हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जब ये अटैक करता है तो एक सैप छोड़ता है, तो उसकी वजह से वहां पे फंगस भी लगता है, येलो माइट बेसिकली। तो ये जो माइट का अटैक जब होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, देखिए अगर हम बात करें फ्रूट क्रॉप की, तो फ्रूट क्रॉप के ऊपर सल्फर का स्प्रे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर केमिकल का स्प्रे करके ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर फील्ड क्रॉप में यदि माइट का अटैक होता है तो वहां पे 80% सल्फर जो आता है हमारा, उसका स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फूड क्रॉप में अगर आप सल्फर का स्प्रे करेंगे तो उससे फूड के अंदर क्रैकिंग आएगी, जिससे फूड जो है वो आपके फट जाएंगे और आपकी क्रॉप जो है वो बेकार हो जाएगी। तो बेसिकली हम इसमें अगर जाते हैं तो
केमिकली जो टेक्निकल हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो सल्फर का जो है वो रिकमेंडेशन आप बहुत ही, जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपने लिया हो या किसी ने आपको अपग्रेड किया है कि इस क्रॉप के ऊपर आपको सल्फर का स्प्रे करना है, तो वहीं पे करना है, अदरवाइज सल्फर का स्प्रे नहीं करना है। तो माइट जो है, इस रेड एंड येलो माइट दोनों को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर गाइड 57% इसी फॉर्मुलेशन में ओमाइट आता है, जो कि धानुका कंपनी का आता है। इसकी 400 ml मात्रा 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे की जाती है, जिससे कि माइट को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फिर भी उस माइट के अंदर रेजिस्टेंस आ गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो स्पाइरिमोसिफेन जो 22.9% एससी आता है ओवेरॉन के नाम से, 200 ml पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के आप इसका पर एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। और फिर भी यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन बचता है एवामैक्टिन, 1.8% ईसी। एवासिन के नाम से आता है। 150 ml 200 लीटर पानी के साथ मिला के इसका स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी सकिंग पेस्ट हैं उनके जो निम्फ होते हैं वही 80% लॉस करते हैं, एडल्ट ओनली 20% लॉस करते हैं। ये एक मेन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के राउंड में। तो इस चीज को आपको नोट करना है कि सकिंग पेस्ट जो हैं उनमें आपके निम्फ 80% लॉस करते हैं क्रॉप के ऊपर, बिकॉज ऑफ ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और झुंड में रहते हैं। तो पत्ते की निचली सतह, अपर सतह या फिर जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट है उनके ऊपर जाके उसके रस को या उसके लीफ को स्क्रब करके एकदम बहुत गंदे तरीके से उसको हार्म पहुंचाते हैं, जिससे कि पौधा हमारा पूरा वीक हो जाता है, येलो हो जाता है, और साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इनको टाइमली कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। एक चीज होती है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव इन द सेंस कि हमें क्लाइमेट में चेंजेस दिख रहे हैं, या क्लाइमेट में कोई भी चेंजेस आने के बाद में आपको लगता है कि ये चीज हमें करनी चाहिए, तो उस टाइम पे प्रिवेंटिव प्रिकॉशन अपनाए जाते हैं। लाइक अगर बादल छा गए हैं, तो बादल छाने के टाइम पे माइट का अटैक होता है, सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, लार्वा का अटैक बढ़ता है। तो उस टाइम पे हमें कॉम्बिनेशन वाली दवाओं का स्प्रे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं है हमारी फसल में और हमें प्रिकॉशन लेना है कि हमारी फसल में इसका अटैक ना आए, तो उस टाइम पे इमिडाक्लोरोप्रिड या थायोमेथाक्सम दोनों में से कोई एक दवा सकिंग पेस्ट के लिए लेनी होती है। साथ ही साथ प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या फिर क्लोरोपाइरीफॉस, इनमें से कोई एक दवा लेनी होती है। और उसके साथ ही साथ प्लांट में स्ट्रेस आता है, जब भी क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं तो प्लांट में जब स्ट्रेस आएगा तो आपका जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा। तो स्ट्रेस ना आए उसके लिए सिलिकॉन आधारित स्प्रेडर जो होते हैं उनका यूज किया जा सकता है, या फिर जिब्रेलिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फ्लूइक एसिड हो गया, सीविड एक्सट्रेट हो गया। इनमें से किसी एक केमिकल को लेकर आपको स्प्रे करना होता है। वो हम डिटेल से बताएंगे आपको थोड़ी देर में। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया प्रिवेंटिव प्रिकॉशन को अपनाने के लिए। और आज के टाइम में फार्मर बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, वो प्रिवेंटिव प्रिकॉशन ही लेते हैं और ईच एंड एवरी क्रॉप के ऊपर मिनिमम 10 से 12 दिन में स्प्रे करते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी क्रॉप है जो कैश क्रॉप है, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, या अगर हम इधर देखें तो चिली, चिली में सबसे ज्यादा पेस्ट का अटैक होता है, कॉटन में सबसे ज्यादा पेस्ट का अटैक होता है। तो इनमें ये प्रिवेंशन प्रिकॉशन बहुत ज्यादा अपनाए जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंशन अपनाने के पहले हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन देना है, कौन सा नहीं देना है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर किसी भी दवा का कॉम्बिनेशन बनाना है तो किस टाइप से हम बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाने की ट्रिक भी मैं आपको ये खत्म होने के बाद बताता हूँ। अब आ जाता है आपका थ्रिप्स। लाइक थ्रिप्स टू टाइप से होते हैं। ब्लैक थ्रिप्स जो कि ओनली 480% अटैक करता है चिली के ऊपर। चिली का जो फ्लावर होता है, फ्लावर के बीच में ये रहता है। आप जब भी फ्लावर को तोड़ेंगे तो छोटे छोटे थ्रिप्स आपको उसके ऊपर दिखाई देंगे।
ये जितने भी पेस्ट की मैंने अभी सकिंग पेस्ट की बात की है, ये ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि आप नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। थोड़ा सा प्लांट को हिलाएंगे या फील्ड में से निकल के जाएंगे तो आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, या जो आपका जैसेड है वो फुदकते हुए नजर आएगा। तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए अब आ जाते हैं थ्रिप्स के ऊपर। तो थ्रिप्स जो है, ब्लैक थ्रिप्स सबसे ज्यादा अटैक करता है हमारा चिली के ऊपर, देन पोमोग्रेनेट ग्रेनेट के ऊपर, और फिर अदर क्रॉप के ऊपर। तो ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसा थ्रिप्स है जो सबसे ज्यादा लॉस करता है क्रॉप के ऊपर। तो इसके ऊपर हैवी टेक्निकल जो है वही वर्क करते हैं, लाइक फिप्रोनिल। फिप्रोनिल 75% में भी आता है, 5% में भी आता है, और मल्टीपल परसेंटेज में 25% हो गया, 30% हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि फिप्रोनिल जो है 75% कौन सी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेजरली रिकमेंड किया जाता है, या स्पिनोसाइड। ये दो टेक्निकल हैं जो कि ब्लैक थ्रिप्स को ऑन टाइम कंट्रोल करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए फिप्रोनिल एंड स्पिनोसाइड जो है 45% ऐसी फॉर्मुलेशन में ट्रेशर आता है, जो कि सारी कंपनियां रिकमेंड करती हैं। अलग अलग नाम से मार्केट में मिलता है, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आता है आपका येलो थ्रिप्स। येलो थ्रिप्स आपके टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, ओकरा, कॉटन, फ्रूट क्रॉप सभी के ऊपर अटैक करता है। इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए भी आपको पहले इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। थ्रिप्स जो है वो आपकी क्रॉप के ऊपर जब भी आता है तो, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रिप्स जो है वो एकदम जू की तरह होता है। आई होप कि आप सब लोगों ने देखे होंगे इमेजेस वगैरह, और आप लोग काफी स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैं इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। व्हाइट फ्लाई का एडल्ट जो कि ये इस टाइप से दिखता है, ये 20% लॉस करता है। येलो माइट, रेड माइट, ये सिमिलर रहता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा येलो माइट लॉस करता है। यहाँ पे जैसिड जो कि लोअर लीफ के ऊपर रहता है, फिर एफिड जो कि सभी पार्ट्स पे दिखाई देता है, जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट होते हैं सभी जगह पे अटैक करता है। ये है मिलीबग। मिलीबग को आप छुएंगे तो एकदम हल्का सा गुदगुदापन सा आपको महसूस होगा, और आप जहाँ भी टच करेंगे वहां से उसका व्हाइट पोर्शन जो है, व्हाइट पाउडर आपके हाथ के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी सकिंग पेस्ट की श्रेणी में ही आता है। थ्रिप्स को कंट्रोल करने की अगर हम बात करें तो लैम्बडा साइलोथ्रीन 4.9% CS फॉर्मुलेशन में आता है। लॉग प्लस प्लस के नाम से सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है। लैम नोवा के नाम से भी आता है, नोवा लग्जम के नाम से भी आता है, और भी मल्टीपल नाम से मार्केट में चलता है। तो इसकी मात्रा 200 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग चलती है। पिप्रोनिल 5% एससी फॉर्मुलेशन, 75%, 25%, 30%, 45% के फॉर्मुलेशन में भी आता है। अभी तो कंपनियां बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल हैवी डोज में देने लगी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पहले कोई टेक्निकल यूज किया है फिप्रोनिल, या आपने लोअर क्वांटिटी में डाला हुआ है, तो आप हाई क्वांटिटी में जाके भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी टेक्निकल को सेम टाइम पे यूज नहीं करना है, अदल बदल के यूज करना है, ये आपको हमेशा सजेस्ट करना है। फिर आ जाता है आपका फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% ये जो आता है पुलिस के नाम से आता है। एक तो ये सकिंग पेस्ट में सभी प्रकार के सकिंग पेस्ट को कंट्रोल भी करता है। इसकी जो मात्रा है वो ओनली फॉर 40 ग्राम पर एकड़ है। ये सबसे कम मात्रा में दिया जाने वाला टेक्निकल है। अगर इसकी मात्रा आप बढ़ा देते हैं तो पत्तियों के ऊपर जलने की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां जब जलती हैं तो फार्मर कंप्लेन करता है और उसका लॉस होता है। तो इसका जो डोज है वो आपको बहुत ही केयरफुली आपको यूज करना होता है। बेसिकली इसका एज पर सीआईबी रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो टेक्निकल है ये ओनली फॉर सॉइल एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है। सॉइल एप्लीकेशन में आपका एक तो गटल बीटल हो गया, दूसरा आपका क्या बोलते हैं कटवार्म हो गया, टर्माइट हो गया, या सॉइल वन डिसीज जितने भी होते हैं, सॉरी सॉइल वन इंसेक्ट जितने भी होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज में लाया जाता है। इसका 200 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका डोज रहता है, जो कि जमीन में आपको ब्रॉडकास्ट करना होता है। ये पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज होता है। फिर आता है आपका थायोमेथाक्सम 12.6%, लेमडाक्लोथिन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन। लाइक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही सेफ्टी के साथ में यूज किया जाता है। तो
इसका आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं आपके वाइटिंग टाइप के पेस्ट, जहाँ पे आपका लीफ ईटिंग कैटरपिलर हो गया, हैरी कैटरपिलर हो गया, इसके अलावा कटवर्म हो गया, और साथ ही साथ डायमंड बैक मॉथ हो गया। ये जो पेस्ट होते हैं, पत्तियों को खा के, कोमल शाखाओं को खा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वहीं क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, लाइक आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, चने की इल्ली जिसे बोलते हैं हम। ये ऐसे कीट होते हैं जो पत्तियों को भी खाते हैं प्लस फल को भी खाते हैं। तो यहाँ पे एक तो लीफ ईटिंग कैटरपिलर प्लस पॉड बोरर, फ्रूट बोरर, इनको हम बोल सकते हैं। तो ये जो पेस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा अटैक करते हैं हमारी क्रॉप के ऊपर, और इनको टाइमली अगर कंट्रोल ना किया जाए तो 20 से 25% तक हमारी क्रॉप के ऊपर लॉस होता है, उसको हार्म पहुंचाते हैं, और हमारे लिए प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। तो इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं? तो इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे कोई भी लार्वा जो होता है, इसमें जितने भी ये पेस्ट होते हैं इल्ली वाले, तो उनकी 4 स्टेज होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। और जब एडल्ट आपके फील्ड में रहता है तो कुछ टाइम के बाद पर्टिकुलर उससे फेवरेबल कंडीशन जब मिलती है, तो उसके बाद वो अंडे देता है। और अंडे कुछ पेस्ट जमीन के अंदर देते हैं, कुछ प्लांट के स्टेम पे देते हैं, कुछ पत्तियों के निचली सतह पे देते हैं, जहां से ये अटैक करके पत्तियों को खाना शुरू करते हैं। जब उनसे एग से लार्वा निकलता है तो लार्वा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और ये लार्वा की 6 स्टेज होती हैं: फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, फिफ्थ इंस्टार और सिक्स्थ इंस्टार। तो ये जब मोल्टिंग करता है तो जितनी ज्यादा मोल्टिंग करता है उतना ज्यादा इसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो इसका हमें जब ध्यान रखना होता है कि इनिशियल स्टेज में यदि इसका हमने कंट्रोल कर लिया तो काफी कम लो कॉस्ट में कंट्रोल हो जाता है, और यदि ज्यादा टाइम हो गया तो उस टाइम पे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकेंडरी होता है, इसी को अगर देखें तो जब पौधा बढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे पौधे को खाता है, और जैसे ही इसमें फल लगते हैं तो फल के टाइम पे ये छेद करके उसके अंदर उसके सीड को, उसके पल्प को खा के नुकसान पहुंचाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी मल्टीपल टाइप से केमिकल आते हैं, लेकिन ये क्रॉप स्पेसिफिक वर्क करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जो लार्वा है, जो कि पत्तियों को खाता है, तने को खाता है, और साथ ही साथ फ्लावर को भी खाता है, फ्रूट को भी खाता है, तो इसे फ्रूट एंड पॉड वॉरर भी कहते हैं। ठीक है ना, पॉड एंड फ्रूट वॉरर। तो इसे कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका यूज हम करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पॉड वॉरर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा टेक्निकली कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो जहाँ पे लोअर मात्रा में या कम इसका इफेक्ट है, तो वहां पे तो आप बोलेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट, 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आता है, एसजी फॉर्मुलेशन जो है। दूसरा आता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक हो गया है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे इसका यूज किया जाता है। ये बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है: कवर, कॉस्को, सेंजी, और भी मल्टीपल नाम है इसके। साथ ही साथ इमामेक्टिन बेंजोएट जो है वो ईएम वन के नाम से, महामेक्टिन के नाम से, इमानोवा के नाम से, मतलब आपको मार्केट में हर एक दुकान पे ये केमिकल मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ पे आपकी वेजिटेबल क्रॉप हो रही है, जहाँ पे फ्रूट क्रॉप हो रही है, जहाँ पे आपकी फील्ड क्रॉप हो रही है, उसका अटैक सभी जगह पे होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि लार्वा जो अटैक करता है वो फर्स्ट इंस्टार में कितने परसेंट इफेक्ट करता है। जब एग से लार्वा निकलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्टेज ऐसी होती है जहां पे ये 70% लॉस करता है। बाकी इसका 20% लॉस जो है वो थर्ड में, फोर्थ में स्टेज में होता है, और फिफ्थ और सिक्स में ओनली 10% होता है, क्योंकि वो मैच्योर होता चला जाता है, और जितना भी इसको अपनी लाइफ में फूड की आवश्यकता होती है वो इनिशियल स्टेज में होती है।
जब इसे ग्रो करनी होते है, अपनी बॉडी को मोल्ड करना होता है और इसको एक नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए इनिशियल स्टेज में ज्यादा फूड लेना पड़ता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इनिशियल स्टेज में कौन कौन से लार्वा की स्टेज सबसे ज्यादा लॉस करती है, तो इनिशियल की 3 स्टेज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टार, ये 3 स्टेज में ही सबसे ज्यादा लॉस करता है। और ये मल्टीपल टाइप से आपको नाम से मिलेगा। लीफ ईटिंग कैटरपिलर, वियरी हेवी कैटरपिलर, ये अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन इनका जो प्रोसेस है, जो मैंने इसको एक कैटेगरी में रखा है एज पर आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, तो ये काम में आएगा। अगर आपको टेक्निकली जाना है तो सबकी लाइफ साइकिल जो है वो डिफरेंट है। आप अगर पर्टिकुलर जाते हैं किसी एक लार्वा के ऊपर, व्यारी हैरी कैटरपिलर के ऊपर भी अगर जाते हैं, तो उसका लाइफ साइकिल अलग है, उसका ड्यूरेशन अलग है, उसका एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट जो है उसका टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। ये जस्ट और जस्ट सिर्फ मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप इंटरव्यू देते टाइम कहीं पे हिचकिचाएं नहीं। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, ये जो टेक्निकल है ये फ्लावरिंग के पहले दिए जाने वाला टेक्निकल है। ये रॉकेट के नाम से, प्रोफेक्स सुपर के नाम से, प्रोफेनोवा के नाम से, प्रोफेनोवा सुपर के नाम से, मल्टीपल नाम से आता है। प्रोफेनोफास आप सिंगल फ्लावरिंग स्टेज में भी कर सकते हैं, फ्रूटिंग स्टेज में भी कर सकते हैं, बिफोर फ्लावरिंग टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन साइपरमेथ्रिन का जो यूज है वो ओनली फॉर बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने के पहले ही यूज किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन को फूल आने के बाद स्प्रे नहीं करना है। इससे जो आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, और फार्मर आपसे कंप्लेन करेगा। इवन दैट आपसे जब टेक्निकल राउंड में पूछा जाएगा कि साइपरमेथ्रिन को फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे कर सकते हैं क्या, तो नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये टेक्निकल ऐसा है कि आपका ईच एंड एवरी स्टेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल होता है। इसका टेक्निकली अगर रिकमेंडेशन देखा जाए तो 40 ग्राम पर एकड़ है, लेकिन हम प्रैक्टिकली डोज की बात कर रहे हैं जिससे फार्मर को रिजल्ट आते हैं, जो कि फार्मर यूज करता है। हम फार्मर को बताते हैं कि नहीं भाई आपको यहाँ पे 100 ग्राम डालना है, तो वहां पे वो 150 ग्राम ही यूज करेगा। हमें अपनी समय सीमा, अपना जो ड्यूरेशन है, अपना जो टाइम है, जो क्लाइमेट है, जो सॉइल है, जो फ्रूट स्टेज है, जो क्रॉपिंग स्टेज है, जो सारी चीजें हैं, उनको ध्यान में रख के इसका हमें 100 ग्राम से ज्यादा डोज रिकमेंड नहीं करना है। फिर आता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जो कि सबसे ज्यादा चलने वाला टेक्निकल है। सभी क्रॉप में चलता है, सभी जगह पे चलता है। आपका ये मल्टीपल टाइप से आता है, लाइक लिक्विड में भी आता है, ग्रेनुअल में भी आता है। और दूसरा ग्रेनुअल जो है कि आपका शुगर केन में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। शुगर केन में जो आपका स्टेम बोरर आता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गटल विटल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वायर वर्म हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। कटवर्म हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आपका आ गया फ्लूवेंडियामाइड। ये जो फैम के नाम से चलने वाला टेक्निकल है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये कॉस्टली भी होता है और दूसरा इसका डोज भी कम होता है। ये 50 ग्राम जो है, ml जो है, वो पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे किया जाता है। तो ये बहुत कम फार्मर यूज करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे फार्मर बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, या आपसे कोई पूछता है कि जहाँ पे लार्वा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप दो टेक्निकल बता सकते हैं। एक तो हो गया आपका क्लोरेंट्रनलीप्रोल, अगर उसने स्प्रे कर दिया है फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ है, तो फिर आपको बताना है आपको फैम, फ्लुवेंडियामाइड 39.38% एससी फॉर्मुलेशन। इस चीज का ध्यान रखना है। इस पे स्पाइनोसाइड जो है 45% एससी, ये क्लोरेंट्रनलीप्रोल के ऊपर आता है और उसके ऊपर आता है फ्लुवेंडियामाइड।
ये तीन टेक्निकल ऐसे हैं जो हैवी डोज की कैटेगरी में आते हैं। और आप जहाँ पे वेजिटेबल की फार्मिंग करते हैं वहाँ पे ये टेक्निकल बहुत ज्यादा चलते हैं। और बेसिकली देखा जाए सिंजेंटा, बेयर, इंडोफिल, पीआई, यूपीएल, इन्हीं कंपनियों के टेक्निकल सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप किसी लोकल कंपनी का लेके उनको देंगे कि भाई ये कम कॉस्ट में आप इसको यूज करो, तो वो आपको टोटली डिनाई कर देंगे कि इसे यूज नहीं करना है, मुझे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल कवर ही चाहिए या संजी चाहिए तो वही चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कुछ और, या कोराजन चाहिए तो कोराजन ही चाहिए। ये आपके पास में जब आप जाएंगे फील्ड में, आप जब प्रैक्टिकल होंगे फील्ड में, तब ये सबसे ज्यादा फेस करने वाली बातें होती हैं। फिर आते हैं बीटल्स। बीटल्स भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जो कि प्लांट के ऊपरी भाग को खा के नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी लीव्स को खाएंगे, फ्लावर को खाएंगे, और जब फ्रूट इनिशियल स्टेज में रहेगा तो उसे खा के भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए अगर हम देखें ऑर्गेनिकली, तो बवेकर बवेरिया बेशियाना जो अपना आता है उसका 250 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है इनिशियल स्टेज में। अगर उस टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको टेक्निकली केमिकल पे आना पड़ता है। केमिकल में लेमडासाइलोथ्रीन हो गया आपका, इसके बाद आपका थायोमेथाक्सम 25% डब्ल्यूपी हो गया, इसके बाद आपका बाइफेथ्रीन 10% ईसी हो गया। इनमें से आपको किसी एक का स्प्रे करना होता है, लेकिन यहाँ पे सभी का डोज डिफरेंट डिफरेंट है। आप देखेंगे लेमडासाइलोथ्रीन जो है वो आपका 250 ग्राम पर एमएल के अकॉर्डिंग रहेगा, बवेरिया बेसियाना 250 ग्राम एमएल रहेगा, और साथ ही साथ आपका बेनिफ्रिथ्रीन 10% इसी मार्कर के नाम से, ये इसका डोज ज्यादा होता है बिकॉज ये इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें क्वांटिटी कम होती है और इफेक्टिव ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसका एक बार स्प्रे करने के बाद में आपकी फसल में 25 डे तक किसी भी बीटल का अटैक नहीं होगा, जो कि मार्कर के नाम से आता है धानुका का। 400 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे रहता है 200 ऑफ वाटर में। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी भी केमिकल का यूज करते हैं फॉर फॉलियर स्प्रे, तो उस जगह पे आपको याद रखना है कि यदि आपके पास में बड़ा कंटेनर या टैंक है, तो 200 लीटर ऑफ वाटर एंड रिकमेंडेड डोज आपको उसमें इंक्लूड करना है और उसका स्प्रे करना है। साथ ही साथ यदि 25 लीटर का अगर आपके पास में ड्रम है, इस टैंकी स्प्रे करने की जो आती है वो है, तो आपको कोशिश करनी है कि 150 लीटर से कम पानी आपके खेत में ना जाए। कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा आपका, उस डोज को मिक्स करके आप पहले एक बकेट में तैयार करेंगे। लाइक एग्जांपल के लिए आप थायोमेथाक्सम 25% डब्ल्यूपी यहाँ लेते हैं विटल्स के लिए 100 ग्राम, तो 10 पंप स्प्रे होने चाहिए आपके। 16 लीटर वाली टंकी आती है, 18 लीटर वाली आती है, 20 लीटर वाली आती है, 25 लीटर वाली आती है। तो आपको ये रिकमेंड देखना है कि वहां पे फोकस करना है कि 200 लीटर ऑफ वाटर आपका पर एकड़ जाना चाहिए। यदि फार्मर बोल रहा है कि हम तो इतना डालते नहीं है, नहीं होता है, या आपसे पूछा जाए कि पर एकड़ कितना पानी की मात्रा रखनी चाहिए फॉर पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो आपको बताना है 200 लीटर। और वहीं पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, मार्केट में जाके आप जाते हैं, आप जॉब पे हैं और वहां पे फार्मर बोलता है मैं तो भाई 2 टंकी ही यूज करता हूँ या 2 ही पंप स्प्रे करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता हूँ 25 लीटर वाले, तो आपको वहां पे उसे कन्विंस करना है कि पानी की जो मात्रा है वो कम है, जो दवा की मात्रा है वो रिकमेंडेड पर एकड़ ये है, तो आपके प्लांट की कैनोपी के अकॉर्डिंग आपको 200 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़ स्प्रे करना है, जिससे कि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल सके और आपकी कॉस्ट बच सके। अब आता है स्टेम फ्लाई, तना मक्खी। तना मक्खी का अटैक हमेशा देखा जाता है सोयाबीन में बहुत ज्यादा होता है। आपका दूसरी क्रॉप जो है आपका सोरगम, ज्वार जिसे बोलते हैं, और मिलेट बाजरा, साथ ही साथ आपका कॉटन, और मल्टीपल क्रॉप जहाँ पे इसका अटैक होता है। ये क्या करती है फ्लाई, स्टेम फ्लाई पौधे के तने के अंदर छेद करके अपने अंडे देती है। और वो अंडे क्या करते हैं, जब अंडे फूटते हैं तो उनमें से लार्वा निकलते हैं, और लार्वा निकलने के बाद में उस प्लांट के सेल्यूलोज को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जो जाइलम की प्रोसेस है वो एंड हो जाती है, और प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है, येलो हो जाता है, ऊपर से सूख जाता है और नष्ट हो जाता है।
जब इसका अटैक होता है तो उससे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप प्लांट को उखाड़ के उसके स्टेम को बीच में से चीर के देखते हैं तो वहां पे येलो कलर की उसकी बॉडी रहेगी, ब्राउन कलर का सिर रहेगा। उस पेस्ट को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये स्टेम प्लाई का अटैक है। और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको टेक्निकली स्प्रे ही करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड के अकॉर्डिंग, जो कि प्लांट के अंदर जाके उसकी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं और उसको खा के बाकी के प्लांट के अंदर जो पेस्ट है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्मुलेशन जो आता है, पोलिस नोवल इसके नाम से, उसका आपको 100 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, स्प्रे करना होता है। साथ ही साथ आपका थायोमेथाक्साम 12.6%, लेमडासाइलोथ्रीन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन, इसका स्प्रे करना होता है। और अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो बवेरिया वेशियाना, बवे कर्व के नाम से मार्केट में चलता है, 250 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इमेज, ये जमीन के अंदर रहने वाले पेस्ट हैं जो कि जमीन के अंदर से ही प्लांट के स्टेम को लॉस पहुंचाते हैं। पहला है आपका कटबाम। कटबाम जो है वो रात के समय में निकल के प्लांट के स्टेम को काट के नुकसान पहुंचाता है। इसका सबसे ज्यादा अटैक जो है चने में, मक्के में देखने को मिलता है, सोयाबीन में देखने को मिलता है, साथ ही साथ गन्ने में देखने को मिलता है। और एक बार ये प्लांट को गिरा देता है तो वो प्लांट खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका टर्माइट। टर्माइट जो है वो जहाँ पे प्लांट के अपशेष, जो कच्चे गोबर हो गया या कच्चा काऊ डंग हो गया या अमेच्योर आपके लीव्स या स्टेम लकड़ियां हो गई, तो जहाँ पे इनका होता है वहां पे इसका अटैक ज्यादा होता है। बायर बम जो है वो जमीन के अंदर रहने वाला पेस्ट है जो कि पौधे के तने को खा के नुकसान पहुंचाता है। और फोर्थ है आपका फ्रूट फ्लाई। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी देनी है फ्रूट फ्लाई की। तो ये चार प्रकार के जो पेस्ट हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और अगर इनकी हम बात करें कड बाम की, तो कड बाम का जो लॉस पहुंचाने वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उसका लार्वा है। एडल्ट कोई नुकसान नहीं करता है क्रॉप के ऊपर, लार्वा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सॉरी, लार्वा नुकसान करता है, प्यूपा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लार्वा जो है वही प्लांट को रात के समय में निकल के और जमीन की सतह से लगे हुए पार्ट को खा के नुकसान पहुंचा देता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि जब भी आप दिन में खेत में जाते हैं, सुबह सुबह खेत में जाते हैं, तो बहुत सारे प्लांट कटे हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के इनको काटा हुआ है या कुतला हुआ है। लेकिन आप आस पास में जो कचरे का ढेर लगा होता है, जो अपशिष्ट होते हैं फसल के, उनको हटा के देखेंगे या थोड़ी सी मिट्टी हटा के देखेंगे तो उसके नीचे ये लार्वा काले कलर का दिखाई देगा और ये रात में ही निकल के क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसे कंट्रोल करने के लिए साइपरमेथ्रिन 4%, प्रोफेनोफॉस 40%, ईसी रॉकेट 400 ml पानी को, सॉरी 400 ml दवा को 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करना होता है। या फिर आप इसका बहुत ज्यादा अटैक हो गया है तो 500 ml दवा को आप एक ड्रिप बॉटल में लेके, जहाँ पे आपका पानी चल रहा है वहां पे इसकी फुल स्पीड में आप इसे छोड़ दीजिए, तो पानी के साथ में बह के जमीन के अंदर जाएगा और वहां से इस पेस्ट को खत्म कर देगा। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC, ये 100 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे किया जाता है, तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है। साथ ही साथ नोवेल्यूरॉन 5.25%, इमामेक्टिन बेंजोएट 0.9% SC फॉर्मुलेशन में वेराजाइड के नाम से आता है। ये 600 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। या ऑर्गेनिक में आप जाते हैं तो बवेरिया बेसियाना, बवे कर्व के नाम से आता है, 250 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाइट क्रप की अगर बात करें तो व्हाइट क्रप का अटैक बहुत सारी क्रॉप के ऊपर होता है और इसका जो एडल्ट है वो
जून और जुलाई मंथ में नीम के प्लांट के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इसे कलेक्ट करके खत्म किया जा सकता है या फिर नष्ट किया जा सकता है। व्हाइट ग्रब जमीन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है मूंगफली को। मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, इसमें इसका बहुत ज्यादा अटैक होता है। या फिर आपकी जो कंद वाली फसल हो गई है, लाइक गार्लिक और जिंजर एंड अनियन को छोड़ के, इन तीन क्रॉप को छोड़ के बाकी सारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। आलू की फसल में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है, यूपी में अगर देखें या महाराष्ट्र में, जहाँ पे अभी ये जो खरीफ में पोटैटो लगता है उसके ऊपर इसका अटैक बहुत ज्यादा है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फेंट्रोपैथ्रिन 10% ईसी डेनिटॉल के नाम से दवा आती है, 400 ml पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्लोडिना के नाम से जो दवा आती है, जो पाउडर आता है आपका डेंटासो, इससे सीड ट्रीटमेंट करना होता है। जब भी आप डेंटासो जो है आप इसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं 100 ग्राम ऑफ पर क्विंटल सीड, तो इनिशियल स्टेज में आपकी क्रॉप में वाइट ग्रब या गोजा लट का अटैक नहीं होता है। इसका जो इफेक्ट रहता है वो 45 डे तक रहता है, और फिर इसके बाद में इसका लॉस कम हो जाता है, तो फिर इतना ज्यादा इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्बोफ्यूरान 3% CG फॉर्मुलेशन में फ्यूरी के नाम से आता है, इसको ब्रॉडकास्ट करना होता है जमीन के अंदर पानी लगाने के पहले। जब भी अगर आप कोई फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसके साथ दे सकते हैं, कंपोस्ट के साथ दे सकते हैं, या फिर सेकेंडरी आप इसे सिंगल भी यूज कर सकते हैं। तो इसका 10 kg पर एकड़ के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होता है। इसके बाद मेट्रीब्यूजन स्पीसीज आता है, काले चक्र के नाम से, ये ऑर्गेनिक रहता है। आप 2 kg पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली फार्मर को अभी गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, तो इसमें मैंने एक एक टेक्निकल सभी के लिए रखा हुआ है ऑर्गेनिक वाला, जिससे कि आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए या गवर्नमेंट जॉब अब जब लगती है आपकी, उस टाइम पे जो इनिशियल स्टेज में आपसे पूछा जाता है तो उस टाइम पे ऑर्गेनिक का ज्यादा रहता है। लेकिन अगर हम देखें केमिकल इंडस्ट्रीज में तो वहाँ पे पूरा का पूरा टेक्निकल ही होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंपनियां ऑर्गेनिक के ऊपर काम करती हैं, तो वो ऑर्गेनिक वे में जाके आपसे पूछ सकती हैं। फिर आ जाता है आपका टर्माइट। टर्माइट मतलब दीमक। दीमक जो है वो बहुत बड़े स्केल्स पे बहुत ज्यादा लॉस करता है फसल के लिए। और इसकी जो रानी होती है वो जमीन के अंदर 3 मीटर की गहराई पे रहती है, और जो सैनिक कीट होते हैं वो उसकी पहरेदारी करते हैं, क्योंकि अगर आपने रानी को खत्म कर दिया तो उसकी सारी कॉलोनी नष्ट हो जाती है। उसको खत्म करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी दवा जो होती है, उसके घोल को उसकी कॉलोनी के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो भी वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ उसके जो वर्कर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो उसकी कॉलोनी में जिस टाइप से ह्यूमन अपनी सेफ्टी के लिए देखा होगा आपने, मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, फिर उसके बाद में सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, उसी प्रकार से इसमें रहते हैं टर्माइट में। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरोफाइरीफॉस को एक बार आप अगर 500 ml दवा को एक ड्रिप के माध्यम से पानी के साथ में यदि आप जमीन में छोड़ देते हैं, या 500 से लेके 1 लीटर तक हो सकती है इसकी मात्रा, और उसको आप पानी के साथ क्यारी बाई क्यारी, रो टू रो आप इसको ड्रिप कर देते हैं, तो वो सारे पेस्ट जमीन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। पेंटोपैथ्रिन आता है आपका 10% ईसी डेनिटॉल के नाम से, 500 ml दवा 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो बवेरिया बेसियाना जो है बवे कर्व के नाम से आता है, आप 500 ग्राम इसका भी यूज करके टर्माइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली टर्माइट का जो अटैक है वो सबसे ज्यादा खरीफ सीजन में होता है। तो खरीफ सीजन में जो अटैक करने वाले पेस्ट हैं, मैं यहाँ पे एक बार आपको लिस्ट बता देता हूँ। कटवार्म, वाइट ग्रब एंड टर्माइट, इन तीनों का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली इनको कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल भी आप देख पा रहे होंगे सिमिलर ही हैं, आप इनका यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है आपका लीफ माइनर। लीफ माइनर जो है ये एक बहुत ही भयंकर कीट है, जो पौधे की पत्तियों के ऊपरी भाग के ऊपर
आपने देखा होगा वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं, लाइनें बनी होती हैं उसके ऊपर, उसके सेल्यूलोज को खा के नुकसान पहुंचाता है। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक टूटा एब्सोल्यूटा होता है, एक आपका लीफ माइनर होता है। टूटा एब्सोल्यूटा जो होता है वो येलो कलर का इसका लार्वा होता है, और लीफ माइनर का व्हाइट कलर का या पिंक कलर का लार्वा होता है। तो जब आप इसे देखेंगे और कंट्रोल करने के लिए जब तक जाएंगे, तो इसके लिए बेसिकली नीम ऑयल जो है वो सबसे बेस्ट आइडिया रहता है, सबसे बेस्ट कंट्रोल मेजर होता है। क्योंकि ये जो है उसके प्लांट के सैप को, उसके सेल्यूलोज को खा के अपना पेट भरता है। तो जैसे ही आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये उसे नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा तो ये विद इन 8 घंटे के अंदर 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 इसकी डाइट हो जाएगी। तो लीफ माइनर को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट आइडिया है, और इसका सबसे ज्यादा लॉस पहुंचाने वाला भी लार्वा ही है। एडल्ट लॉस नहीं करता है क्रॉप के लिए, लार्वा सबसे ज्यादा लॉस करता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक में बवेरिया बेसियाना ववे कर्व के नाम से आता है। दूसरा इसमें नीम ऑयल हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया। फिर आ जाता है आपका केमिकल में प्रोफेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4% ईसी। तो इसमें यदि किसी क्रॉप में फ्लावरिंग स्टेज है तो उस टाइम पे साइपरमेथ्रिन का स्प्रे नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बाकी का अबामेक्टिन आता है आपका 150 ml पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करना होता है। और अगर फ्लावरिंग स्टेज नहीं है तो प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आप इसका 500 ml पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। एंड स्पिनोसाइड 45% SC ट्रेशर जो है, स्पिनोटर के नाम से भी आता है, 75 पर ml के हिसाब से आप इसका 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई आपका कुकुरबिट्स जो क्रॉप है, आपका पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, बॉटल गार्ड हो गया, बीटर गार्ड हो गया, स्पंज गार्ड हो गया, या आपका पोमोग्रेनेट हो गया, मैंगो हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, या आपके मल्टीपल जितने भी फ्रूट्स क्रॉप हैं उन सभी के ऊपर इसका अटैक होता है। इसकी जो एडल्ट होता है वह गोल्डन कलर की फ्लाई होती है। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखिए। ये फ्लाई जो होती है वो फ्रूट के ऊपर छेद करके उसके अंदर अंडे देती है, और अंडे जो देती है उनकी संख्या 15 से लेकर 150 तक होती है। और जब ये अंडे से लार्वा निकलता है तो अंदर ही अंदर पल्प को खा के नुकसान पहुंचाता है। जो फल का गूदा होता है उसे खा के नुकसान पहुंचाता है, और उससे क्या होता है कि वो फल अंदर ही अंदर सड़ जाता है, पीला हो जाता है, थोड़ा सा दबाने पे पूरा एकदम उससे पानी टाइप का निकलने लगता है, और वो फल जो है किसी काम का नहीं रहता है। आप मार्केट भी लेके जाएंगे तो उसका कोई रेट नहीं मिलेगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो इसे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। सारी क्रॉप के ऊपर जो फ्रूट्स क्रॉप हैं उनके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको एक तो फेरोमोन ट्रैप आते हैं जो कि फ्रूट फ्लाई के लिए स्पेशल बने हुए हैं, उनका यूज करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं उसमें मेल इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए फीमेल जो फ्रूट फ्लाई होती है उसका फ्रेगनेंस उसके अंदर ऐड किया जाता है, और जब मेल उसके अंदर आता है तो फंस के वहां पे मर जाता है, निकल नहीं पाता है। तो इसलिए फेरोमोन ट्रैप्स उसको नाम दिया गया है, ताकि उस मेल को खत्म कर दिया जाए। जब मेल को खत्म कर दिया जाएगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, इसको अगर हम देखें तो इसका जो लार्वा है वही फल को खा के नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उससे उसके अंदर इंजेक्ट करने वाली जो मादा है उसे कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन ईसी जो फॉर्मुलेशन में दवा आती है, उस दवा को आपको लगता है यदि कोई फूड क्रॉप है लाइक गुआवा या पोमोग्रेनेट, तो उसके जो स्टेम है, स्टेम के पास में जहाँ पे अपन ग्राफ्टिंग करते हैं तो उधर से क्या है, ये मादा उसके अंदर रहती है सुराग बना के। तो वो डस्ट पाउडर बना के उसका घोल बना के उसके अंदर लगा देते हैं तो भी उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फ्रूट क्रॉप के ऊपर स्प्रे बहुत कम किए जाते हैं।
बिकॉज ऑफ कि फूड जब मैच्योर होने पे आता है तभी इसका अटैक ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे टेक्निकली हमें रासायनिक केमिकल का यूज करने से बचना चाहिए। अगर अटैक ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा लॉस है, आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे फेंटोप्रेथिन 10% ईसी डेनिटॉल के नाम से जो दवा आती है, 400 ml दवा, 400 ml दवा को 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करना होता है, जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, इसको आप फ्रूट क्रॉप में सभी में यूज कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल में आप इसको यूज करने से बचें। बिकॉज ऑफ वेजिटेबल में क्या होता है, कंटिन्यूअसली फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो फ्लावर के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो फ्रूट क्रॉप में जहाँ पे आपकी जो बागवानी फसलें हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट सॉरी वेज वेज क्रॉप में इसका इस्तेमाल ना करें। इसका 400 ml पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा डिसीज मैनेजमेंट के ऊपर। डिसीज जो कि मल्टीपल टाइप से हो सकते हैं। डिसीज हमारी फसल को पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। क्या होता है, जब किसी भी डिसीज का अटैक हमारी क्रॉप के ऊपर होता है, तो वो उसके प्लांट के लीफ को, स्टेम को, फ्रूट को टोटली डैमेज कर देता है, जिससे कि प्रोडक्शन नहीं आता है। और डिसीज जो है वो मल्टीपल टाइप से हो सकते हैं, सॉइल वन डिसीज, सीड वन डिसीज, प्लस हॉस्ट डिसीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिसीज अभी क्रॉप की अगर बात करें, यदि आप किसी भी सीजन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बेसिकली जो जॉब है सबसे ज्यादा निकलती है आपकी मई अप्रैल में। और मई अप्रैल में जब जॉब निकलती है तो उस टाइम पे आप किस एरिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वहाँ की मेजर क्रॉप क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेक्निकल राउंड किस वे में जाएगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए, आप अगर साउथ में हैं और साउथ में यदि आप मई जून में इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे फ्रूट क्रॉप सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रूट क्रॉप पर जो डिसीज आते हैं उसमें आपको टेक्निकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल डिसीज हैं। एंथ्रेक्नोज हो गया है, स्मट हो गया है, रस्ट हो गया है, पाउडरी मिल्डी हो गया, डाउनी मिल्डी हो गया, बिल्ट हो गया, पैराबिल्ट हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, टिक्का हो गया, फ्रूट रॉट हो गया। इस टाइप के डिसीज यहाँ पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं हमारी फसल को। ओके, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू की सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो जब वेजिटेबल क्रॉप में आता है, तो पत्तियों के अपर सरफेस के ऊपर इसका एक छोटा छोटा सा पाउडर जमा हो जाता है, जिसे छूने पे हाथ के ऊपर इसका पाउडर लग जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जब आता है तो पूरे प्लांट के ऊपर, पूरे फील्ड के ऊपर जब ये आता है, बहुत ज्यादा अटैक होता है, तो बहुत ज्यादा लॉस होता है। एक सेकंड। अगर इसे टाइम रहते कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इवन दैट फार्मर की जो क्रॉप है वो सारी खत्म हो सकती है, प्रोडक्शन फार्मर का 10% 20% रह सकता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए टाइम रहते इस पे स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे कुकुरबिट्स में इसका अटैक आपका पंपकिन, मस्कमेलन, वाटरमेलन, क्या बोलते हैं, रिज गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, इवन दैट ग्रीन पी, और मल्टीपल क्रॉप के ऊपर इसका अटैक होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हेक्साकोनाजोल जो है, ये सबसे बेटर इफेक्टिव दवा है। इसका अगर आप स्प्रे करते हैं, 5% ऐसी फॉर्मुलेशन में इसका प्रोडक्ट आता है, तो 400 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है टाइमली। दूसरा जो है आपका माइकालूटानिल 10% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में जो दवा आती है इंडेक्स के नाम से, इसका 100 ग्राम पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन
प्लस टेबुकोनाजोल जो आपका कस्टोडिया के नाम से आता है, नोवा क्रस्ट के नाम से आता है, इसका भी आप 300 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फील्ड क्रॉप में या वेजिटेबल क्रॉप में सबसे हाईली अटैक पाउडर मिल्ड्यू का कौन सी क्रॉप के ऊपर होता है, तो आप बता सकते हैं कि ग्रीन पी। ग्रीन पी जो है, अगर आप इसका सितंबर में सोइंग करते हैं तो जर्मिनेशन के बाद से ही सेकंड लीफ से इसका अटैक शुरू हो जाता है। अगर टाइम रहते कंट्रोल ना किया जाए तो मटर का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। दूसरा, फिर अगर कोई पूछता है सेकेंडरी क्रॉप कौन सी है, तो फिर वहां पे आप कुकुरबिट्स में नाम ले सकते हैं। कुकुरबिट्स में आपका रिज गार्ड, बीटल गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, पंपकिन, जो भी क्रॉप है, राउंड गार्ड, स्नैक गार्ड, वो सारी क्रॉप के ऊपर इसका अटैक होता है। और इसका अटैक सबसे ज्यादा देखा जाए तो क्लाइमेट जब अप एंड डाउन होता है, आर्द्रता जब जो है मॉइस्चर एकदम बढ़ जाता है, तब इसका अटैक ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक सीजनेबल डिसीज है, ये जो डिसीज है ये कभी भी किसी भी क्रॉप के ऊपर आ सकता है, और ये स्पोर के थ्रू एक से दूसरे प्लांट के ऊपर फैलता है। इसे कंट्रोल करना इजी है, आसान है। दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो पत्तियों के लोअर सरफेस के ऊपर एक पानी से लथपथ घाव होते हैं, जो ऊपर से देखने पे आपको पीले पीले दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्यूकम्बर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये सारी कुकुरबिटेसी क्रॉप के ऊपर, फील्ड क्रॉप के ऊपर, फ्रूट क्रॉप के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, सभी जगह पे दिखाई देता है। और जब आप पत्ते को पलटते हैं तो वहां पे पानी से लथपथ, मतलब लाइक ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी छिड़का हो और उसमें फंगस लग गया हो, उस टाइप के स्पॉट दिखाई देते हैं। और इसको कंट्रोल करना भी काफी आसान है। इसे पहचानना बहुत आसान है। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू बहुत ही आसान तरीके से पहचान के कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11%, टेबुकोनाजोल 18.3%, एससी फॉर्मुलेशन 300 ml पर लीटर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इसके लिए स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस, अगर आप ऑर्गेनिक में जाते हैं तो पाउडरी एंड डाउनी दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस पाउडर आता है, जो आप अगर स्प्रे करते हैं मोनास कर्व तो ये 500 ग्राम, और यदि सूडो के नाम से आता है तो वो लेते हैं तो उसमें आपका 1 kg आपको पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे करके इसे कंट्रोल करना होता है। दूसरा आता है आपका फर्स्टली 80% WP अलाइट के नाम से। ये 500 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं एंथ्रेक्नोज की। एंथ्रेक्नोज एंड लीफ ब्लाइट। एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों के ऊपर आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लाइक सबसे ज्यादा इसका अटैक जो होता है वो चिली के ऊपर होता है, कैप्सिकम के ऊपर होता है, फ्रूट्स क्रॉप के ऊपर होता है। तो इसमें क्या होता है, एकदम राउंड शेप में फल के ऊपर धब्बे बन जाते हैं जो कि ब्राउनिश क्रीमी कलर के होते हैं और धीरे धीरे करके डार्क हो जाते हैं, जहां से वो फूड की क्वालिटी, कलर और बाकी की चीजों को डैमेज कर देते हैं, जिससे उसका जो रेट है वो नहीं मिल पाता है। और इसे टाइमली अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये सारी फील्ड को भी खत्म कर सकते हैं। एंड लीफ ब्लाइट जो है, जो पत्तियों का सूखना जिसे हम बोलते हैं झुलसा, तो ये जब इसका अटैक होता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए प्लस एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करने के लिए सेम दवाएं वर्क करती हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, जो मैनकोजेब 70% WP-M45 है, ये बहुत ही पुराना टेक्निकल है। ये आपको अभी बुक में देखने को मिलता होगा और ये बहुत वर्किंग टेक्निकल है। ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अभी जहाँ पे क्यूमिन की क्रॉप होती है, या जहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सेफ्रॉन, केसर की क्रॉप होती है, वहां पे इसका यूज ज्यादा होता है। तो इसका जो वेजिटेबल में भी यूज बहुत अच्छा है मैनकोजेब का। मैनकोजेब 75% WP, 500 ग्राम पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन
वहां पे यदि आप देखेंगे सेफ्रॉन की फार्मिंग करने वाला कोई फार्मर है तो वहां पे इसका डोज पर लीटर 1 ग्राम हो जाता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला के स्प्रे किया जाता है, क्योंकि उसकी क्रॉप जो है वो एरिया के ऊपर अभी क्या है कि पैन इंडिया में इसको बंद कमरे में प्रोडक्शन किया जाने लगा है सेफ्रॉन का। तो ये सभी स्टेट में ग्रो कर रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन ये मैन क्रॉप जम्मू एंड कश्मीर की है, तो वहां पे इसका डोज जो है रिकमेंड किया जाता है पर लीटर पर ग्राम। दूसरा इसमें जो आता है क्लोरोथेलोनिल 75% WP, जटायु के नाम से आता है। ये काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, जो कि आपको अगर पूछा जाए लीप लाइट प्लस एंथ्रेक्नोज में यदि सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो वहां पे आप बता सकते हैं क्लोरोथेलोनिल 75% जो कि लेटेस्ट है और काफी इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो इसको आप 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल 5% SC फॉर्मुलेशन, हेक्साधन के नाम से, हेक्सा प्लस के नाम से, नोवा क्रोन के नाम से, मल्टीपल नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। 300 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे करे से कंट्रोल किया जा सकता है। एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC फॉर्मुलेशन जो आता है, 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड थाइफ्रेड मिथाइल 75% WP फॉर्मुलेशन, नोवाफेट नोको मिल्ड्यूविप के नाम से आता है, 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका आप स्प्रे कर एंथ्रेक्नोज एंड लीफ ब्लाइट का कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो मेन इशू है वो है फ्यूजेरियम विल्ट प्लस सडन विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा पल्सेस क्रॉप में। फ्यूजेरियम बिल्ट जो है वो चने की फसल का प्रमुख बिल्ट है। उगरा, उक्टा और मर्रो आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जब किसी इन्फेक्टेड प्लांट को उखाड़ के उसकी जड़ को बीच में से चीर के देखा जाता है, तो वहां पे आप देखेंगे ग्रे कलर की एक धारी बन जाती है जो कि जाइलम पार्ट में बनती है, और उससे क्या होता है, फूट जाना बंद हो जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए या तो सीड ट्रीटमेंट होता है, या फिर इसके बाद आप नेक्स्ट प्लांट में ना हो उसे कंट्रोल करने के लिए आप या जमीन में केमिकल देके या स्प्रे करके उसे रोक सकते हैं। तो जहाँ पे अगर इसकी बात है तो ये रेड ग्राम में भी काफी ज्यादा अटैक करता है। आपने देखा होगा रेड ग्राम के साथ साथ इसका अटैक आपका कुकुरबिटेस में भी हो गया है, आपका फील्ड क्रॉप में भी हो गया, फूड क्रॉप में भी हो गया, सभी जगह पे इसका अटैक होता है। लेकिन अगर हम फील्ड क्रॉप की बात करें तो फील्ड क्रॉप के डोज में आपको भी बताता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप के बताऊंगा। तो फील्ड क्रॉप में मैनकोजेब 64%, मेटालेक्सिल 8% WP जो कि संचार के नाम से आता है, ये 600 ग्राम पर एकड़ 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर से कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आप जमीन में ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो 2 kg पर एकड़ के अकॉर्डिंग आप इसको जमीन में देके ऊपर से पानी लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूजेरियम बिल्ड जो है मॉइस्चर की वजह से ही ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे पानी का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, तो इसका स्प्रे करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप चना मतलब चिकपी या रेड ग्राम की फार्मिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे सीड ट्रीटमेंट करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम जो पाउडर है वो आप 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके उसकी बुआई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में ये डिसीज नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो उस टाइम पे आपको स्प्रे करके देखिए, जिस प्लांट में ये डिसीज हो गया है उस प्लांट को हम नहीं बचा सकते हैं। लाइक एक कैंसर की तरह काम करता है ये डिसीज। अगर किसी ह्यूमन में कैंसर हो गया है तो उसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं बना है, या तो उस पार्ट को रिमूव किया जाता है या फिर खत्म हो जाता है इंसान। उसी प्रकार से ये फ्यूजेरियम बिल्ट है, जो कि किसी प्लांट के अंदर एक बार ये विल्ट का फंगस आ गया तो फिर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट प्लांट में ये ना जाए, ये एक सॉइल वन डिसीज है, ये नेक्स्ट सॉइल वन प्लस सीड वन दोनों तरीके से होता है, ये नेक्स्ट प्लांट में ना जाए उसे कंट्रोल करने के लिए कांटेक्ट बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
हाँ, पहला है मोनास्कर्ब 64.4% प्लस मेटालेक्सिन 8% डब्ल्यूपी। नोवालेक्सिन संचार के नाम से आता है, ये 600 ग्राम पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका थाइफनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी। ये रोको मिलीवेप या नोवाफेनेट के नाम से आता है, ये 300 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% डब्ल्यूपी कोनिका के नाम से आता है, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं आप इसे 200 लीटर पानी के साथ मिला के। और लास्ट में आ जाता है हमारा ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये एक ऑर्गेनिक फंगस है, जो कि हम कहते हैं ना एंटी फंगस, ये एक एंटी फंगस है। ये उस फंगस को खा के नष्ट कर देता है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्स नाम का जो फंगस है उसे खत्म करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज किया जाता है। और ये 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सोइंग के पहले जमीन के अंदर दे दिया जाता है कंपोस्ट के साथ में। तो हमारी फसल के या जमीन के अंदर जो भी फंगस होता है फ्यूजेरियम उसे खत्म कर देता है, या फिर सीड ट्रीटमेंट करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद आता है कॉलर रॉट। कॉलर रॉट डिसीज जो है वो प्लांट के जर्मिनेशन के बाद में ये सभी फसल के ऊपर दिखाई देता है। आपको नर्सरी में इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। कॉलर रॉट क्या होता है, जब कोई भी सीड को हम नर्सरी में डालते हैं या ट्रे में डालते हैं या डायरेक्ट सोइंग करते हैं, तो उसके बाद में वो जमीन के ऊपर के लेवल से, मतलब जहां पे मान के चलिए ये हमारी जमीन है, ये प्लांट है, ये निकल रहा है, तो इसी लेवल से यहाँ से उसको नुकसान पहुंचाता है, गलाना शुरू कर देता है। और जब उसके सेल्स को डैमेज करता है तो वहां से एकदम पानी निकलता है और पौधा नीचे गिर जाता है जब सडन इफेक्ट होता है तब। और जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो वो वहां से ड्राई हो जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें फंजीसाइड का स्प्रे कर उसे रोकना होता है, या ड्रेंचिंग करनी होती है। ड्रेंचिंग वर्ड आपने सुना होगा। ड्रेंचिंग जब हम करते हैं प्लांट के अंदर, तो वो रूट से लेके अपर प्लांट तक पूरे पौधे को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जो हमारा साफ के नाम से, संचार के नाम से, कर्मानोवा के नाम से, मल्टीपल नाम से आपको ये मिल जाएगा। मैनकोजेब 12%, कार्बेंडाजिम 63% डब्ल्यूपी। ये 400 ग्राम दवा को आप ड्रेंचिंग करेंगे 500 लीटर पानी के साथ मिला के पर एकड़ में, तो आपको मिनिमम प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, तो 50 ml पर प्लांट के अंदर इसका घुल जाना चाहिए अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो। और ड्रेंचिंग नहीं करते हैं तो स्प्रे करना चाहते हैं तो 200 लीटर पानी के साथ मिला के 400 ग्राम दवा को स्प्रे कर सकते हैं। अब फिर आता है थाइफनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी। नोवाफेनेट रोको मिल्ड्यूपिप के नाम से आता है। इसका 300 ग्राम पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करना होता है। फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि ऑर्गेनिक एक फंगस है, जो कॉम्बैक्टर राइजोकेर के नाम से आता है, इसको अगर जमीन में देते हैं तो 2 kg, और यदि आप स्प्रे करते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में स्प्रे करना होता है, तो उससे आप इसे कंट्रोल पा सकते हैं। गमी स्टेम लाइट। गमी स्टेम लाइट एक बहुत ही ज्यादा लॉस करने वाला डिसीज बन चुका है आज के टाइम में। वाटरमेलन, मस्क मेलन, रिच गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, जो हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो गमी स्टेम लाइट है। इसमें क्या होता है, पौधे का जो तना होता है वो बीच में से फट जाता है, और जहां से फटता है वहां से आपने देखा होगा एक गम की तरह पदार्थ जम जाता है, जिसकी वजह से इसे गमी स्टेम ब्लाइट बोलते हैं, और वो पौधा खत्म हो जाता है। तो उससे बचने के लिए इस पे टेक्निकली ही हमें जाना पड़ता है। इसमें या तो ऑर्गेनिक में जाते हैं तो सीडोमोनास फ्लोरेंसिस आप अगर इस्तेमाल करते हैं। मोनास कर्ब तो 0.5 ग्राम, मतलब आधा किलोग्राम आपको इस्तेमाल करना होता है, स्प्रे करना होता है 200 लीटर पानी के साथ मिला के। और शूडो के नाम से जो आता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलोग्राम करना होता है। स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस में काउंट होता है, काउंट के अकॉर्डिंग ये चीज चलती है। तो वहां पे अलग अलग कंपनी अलग अलग काउंट में ये आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम केमिकली बात करें तो क्लोरोथालोनिल, जो 75% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में कवच या जटायु के नाम से आता है,
उसका इस्तेमाल कर 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करते हैं तो गमी स्टेम लाइट पे काफी अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। थाइफ्रेंड मिथाइल 70% डब्ल्यूपी जो है नोवाफेनेट रोको मिल्ड्यूविप के नाम से आता है, 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल कर इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है आपका सर्कसपोरा लीप स्पॉट। लीप स्पॉट मल्टीपल टाइप से हो सकते हैं, लेकिन सर्कसपोरा लीप स्पॉट में क्या होता है, पत्तियों के ऊपर जहां स्पॉट आता है वहां पे एक बलय बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, और उसको आप देखते हैं तो जब पकड़ते हैं तो आसानी से चुर करके वो पत्ती टूट जाती है जो इन्फेक्टेड होती है, जहां से सूखा हुआ पार्ट होता है वो। लेकिन पहचानने के लिए उस लीफ के ऊपर एक बलय होती है जिसे देख के आप पहचान सकते हैं। ये बेसिकली चिली में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है सर्कसपोरा लीफ स्पॉट, तो मेजर डिसीज उसी का है। तो इससे भी कंट्रोल करने के लिए थाइफ्रेंड मिथाइल 70% डब्ल्यू जो आता है फॉर्मुलेशन मिल्ड्यू के नाम से, उसका इस्तेमाल कर इसे रोका जा सकता है। 300 ग्राम पर 200 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़ स्प्रे करना होता है जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, डब्ल्यूपी सांप के नाम से आता है, ये 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल कर इसे भी रोक सकते हैं। और क्लोरोथालोनिल 75% डब्ल्यूपी जटायु के नाम से आता है, ये 400 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे होता है। हेक्साकोनाजोल 5% एससी, ये हेक्साधन या नोवाकॉन के नाम से आता है, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आता है आपका रूट रॉट या पिंक रूट रॉट। रूट रॉट मल्टीपल क्रॉप के ऊपर आता है, लेकिन पिंक रूट रॉट ओनली फॉर आपका अनियन के ऊपर आता है। इसमें क्या होता है, ऑनियन जो है उसके कंद के नीचे की जो रूट्स होती हैं वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें फंगस लगने की वजह से पौधा खत्म हो जाता है। और रूट रॉट जो होता है इसमें जड़ सड़ जाती है, चारों तरफ से उसका सरफेस बनता है, एक रिंग बनती है और वहां से जड़ सड़ जाती है जिसकी वजह से प्लांट खत्म हो जाता है। ऑर्गेनिक कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा ब्रिडी, ये आपको 2 kg पर एकड़ के अकॉर्डिंग जमीन की तैयारी के समय पहले ही डाल देना है, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। रूट रॉट की अगर बात करें तो इसके लिए थाइफ्रेंड मिथाइल 70% डब्ल्यू जो आता है फॉर्मुलेशन, ये मिल्ड्यूवेप, ये 300 ग्राम पर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और रूट रॉट के लिए सबसे बेस्ट दवा अगर है तो वो किटाजिन के नाम से ही आती है। किटाजिन 48% ईसी इमल्सन कंसंट्रेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म, उसके नाम से आती है। 200 ml 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो पिंक रूट रॉट हो या रूट रॉट हो, दोनों के लिए सबसे इफेक्टिव दवा किटाजिन है। अगर आपसे कभी पूछा जाए इंटरव्यू में कि रूट रॉट, बेसिकली जब टेक्निकल राउंड पूछा जाता है तो इतना डीपली नहीं जाया जाता, लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि रूट रॉट या पिंक रूट रॉट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा इफेक्टिव है, तो किटाजिन 48% ईसी पर लीटर पर ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा मिला के स्प्रे कर दो, बेसिकली इसका इफेक्ट सबसे अच्छा आएगा। हाँ, ओके। राजी, आधे घंटे का जो सेशन है हमारा क्वेश्चन आंसर का, वो करें या ये 2-3 क्वेश्चन और कंप्लीट करके खत्म करें इसको? ये अभी बाकी है सर क्या कोई पीपीटी? हाँ, बस 2 पेज और है। ओके ओके, कंप्लीट कर लेते हैं। बट सर बहुत अच्छा लग रही है क्योंकि आपकी पीपीटी आपने इतनी अच्छी से बनाई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है सर। अ, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में आप मतलब एक एक चीज बता रहे हैं कि डिजीज ये है, केमिकल ये है, डोज इतना लगेगा। वो तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्या होता है कि जब भी हम एजुकेशन स्टडी लेते हैं तो स्टडी के टाइम पे जो डोज बताए जाते हैं या टेक्निकल बताए जाते हैं, वो यस। टेक्निकल यू नो वेरी वेल कि आप भी जानते होंगे कि आप काफी टाइम से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो काफी डोज बैन हो गए हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं, हम्म। बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी न्यू टेक्निकल बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और वही क्वेश्चन कंपनी अपने वे से अपने एम्प्लॉय से चाहती है कि आप किस टाइप से इसे मैनेज कर सकते हैं। यस यस लाइक यस। कोई भी व्यक्ति अगर इंटरव्यू के लिए जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना डीपली बनाया है इसको, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू जहाँ पे मैंने खुद ने दिए हैं या मैंने लिए हैं, तो वहाँ पे जो मेरा एक पर्सपेक्टिव होता है कि एक आसान भाषा में अच्छे तरीके से समझाने से बंदा कैसे उसको ऑब्जर्व कर
सकता है और अच्छा नॉलेज गेन कर सकता है और अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे सकता है, उस प्रोस्पेक्टिव से मैंने बनाया है इसको। यस 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 यस। तो बाकी अगर डीपली जाना चाहते तो हमारा ये 2 घंटे में केवल एक डिसीज के या एक पेस्ट के ऊपर ही कंट्रोल होता है वो। ओके कोई नहीं सो सर, लास्ट में जो पीपीटी 2 बची हैं उनको जी कंप्लीट ही कर लेते हैं हम सर। ओके। बेसिकली अब आ जाते हैं हम लोग पर्पल ब्लॉन्च या स्टेम फाइलम लीफ ब्लाइट जो होता है। ये पर्पल ब्लॉन्च एंड स्टेम फाइलम लीफ ब्लाइट जो है ये ऑनियन और गार्लिक के ऊपर आने वाले डिसीज हैं, जिनका इनिशियल स्टेज में हम देखें तो अभी पिछले 5 साल से अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। पर्पल ब्लॉन्च क्या होता है, इसमें बैगनी रंग के धब्बे बनते हैं जो पत्तियों की अपर से लोअर से लेके अपर और जो बल्ब होता है बल्ब के ऊपर तक इसके धब्बे बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी लीफ के ऊपर धब्बे बनते हैं तो आंख टाइप की बनती है। जब आंख टाइप की बनती है तो उसमें लेयर बनती चली जाती है और वहां से वो पार्ट खत्म हो जाता है, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो उसको खत्म, जैसे दूसरा है स्टेम फाइलम लीफ ब्लाइट। इसमें क्या होता है, पत्तियों के ऊपरी सरफेस से सूखते हुए पौधा मरता हुआ नीचे की साइड आता है, मतलब ऊपर से डेड होते होते नीचे की साइड जाता है, तो उससे वो प्लांट पूरा डेड हो जाता है। ये गार्लिक और ऑनियन के मेन डिसीज हैं, तो इसके लिए मैंने इसको इसमें रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इंडिया में पार्ट कवर करने वाले मसाले या वेजिटेबल में क्रॉप है तो वो ऑनियन और गार्लिक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, थाइफ्रेड मिथाइल 70% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन मिल्ड्यू पे, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 12% एंड 63% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में साफ आता है। ये इन दोनों में से कोई भी एक दवा लेनी है, या हेक्साकोनाजोल 5% एससी फॉर्मुलेशन में जो आता है हमारा 400 ग्राम, किटाजिन 48% ईसी, या क्लोरोथेलोनिल 75% डब्ल्यूपी, टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी, या टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% डब्ल्यूजी, या कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% डब्ल्यूपी, या सीडोमोनास फ्लोरेंसिस। ये जो इतनी दवाइयों के मैंने नाम आपको बताए हैं, इनमें से किसी भी एक दवा का स्प्रे कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बशर्ते डोज एक बार फिर से देख लेते हैं। थाइफ्रेड मिथाइल 70% डब्ल्यूपी जो है वेटेबल पाउडर, ये 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे किया जाता है। दूसरा आपका कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% साफ के नाम से आता है या सिक्सर के नाम से आता है, ये 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। हेक्साकोनाजोल 5% एससी ट्रिगर प्रो के नाम से या हेक्साकॉन के नाम से आता है, 400 ग्राम पर एकड़, सॉरी 400 ml पर एकड़। किटाजिन जो है हमारा ये 200 ml, एंड क्लोरोथेलोनिल 75% डब्ल्यूपी 400 ग्राम, टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी। ये जो दवा है टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी इमल्सन कंसंट्रेशन, ये दवा सबसे ज्यादा ऑनियन और गार्लिक के लिए रिकमेंड की जाती है। इससे मल्टीपल डिसीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस चीज का आपको अगर लगता है कि गार्लिक में या ऑनियन में कोई अदर डिसीज भी है तो उसके लिए भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं होगा इसमें। 200 ग्राम पर एकड़, सॉरी ml पर एकड़। टेबुकोनाजोल 10%, सल्फर 65% डब्ल्यूपी स्वाधीन या हारू के नाम से आता है, 500 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका स्प्रे किया जाता है। कासुगामाइसिन 5%, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% डब्ल्यूपी कोनिका का जो 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे किया जाता है। और ऑर्गेनिक में आपका सीडोमोनास फ्लोरेंसिस जो आता है वो मोनास्कल्प के नाम से 2.5 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। पानी की मात्रा 200 लीटर पर एकड़ रखना है आपको। यदि आपका 16 लीटर वाला स्प्रे पंप है तो उसमें आपको मिनिमम 150 लीटर पानी रिकमेंड करना ही करना है। अब आ जाता है आपका रस्ट। रस्ट जो है वो मल्टीपल क्रॉप के ऊपर आता है, लेकिन बेसिक सबसे ज्यादा वीट की क्रॉप के ऊपर देखा जाता है। तो वीट क्रॉप में आपसे पूछा जाएगा कि रस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा काम में आती है, तो हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, जहां पे जिस भी दवा में जॉल लग गया लास्ट में वो दवा रस्ट को कंट्रोल करने के काम में आएगी। ये भी एक ट्रिक है कि रस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा काम में आएगी। तो टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, जहां जॉल लग रहा है
वो दवा रस्ट को कंट्रोल करेगी। रस्ट जो है वो 3 टाइप से होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर इमेज दिखाया था, ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ये ब्राउन रस्ट, ये 3 टाइप से आता है। और ये पत्तियों के ऊपर, स्टेम के ऊपर देखने को मिलता है। जब आर्द्रता ज्यादा होती है तब इसका अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको हेक्साकोनाजोल 400 ग्राम प्रति एकड़, प्रोपिकोनाजोल आपका 200 ग्राम प्रति एकड़, टेबुकोनाजोल 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है आपका लूज स्मट। लूज स्मट जो है, गेहूं की बालियों के ऊपर काला काला पाउडर जम जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे बाली को स्पोर से ढक लेता है और उसमें जो ग्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये एक सीड बोर्न डिसीज है, और ये इसके स्पोर के थ्रू एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होता है, जिससे हेल्दी प्लांट हमारे डैमेज हो जाते हैं। और ये जब कुछ ग्रेन इसके अगर डेवलप हो भी जाते हैं तो उनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट रह जाता है, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट जनरेशन में यदि कोई फार्मर अपना घर का सीड लगाता है तो सीड में जब बाली निकलती है तो बाली निकलने के साथ साथ वहां से एक पाउडर निकलता है काले रंग का। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, और अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं अपनाया हमने तो उसके लिए हमें टेक्निकल वे में जाके जो केमिकल कंपोजिशन है उनका स्प्रे कर से कंट्रोल किया जा सकता है। कासुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% डब्ल्यूपी कोनिका के नाम से आता है। 300 ग्राम पर एकड़ 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर से कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, जो साफ और सिक्सर के नाम से, कर्मानोवा के नाम से आता है। ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 200 लीटर पानी में 600 ग्राम मिला के स्प्रे कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल 10%, सल्फर 65%, डब्ल्यूजी स्वाधीन या टेशुनोवा के नाम से आता है। ये आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, और जब आप इसका कंट्रोल मेजर यूज करते हैं तो कोई भी दवा को एक साथ मिला के ना डालें। अगर एक बार डाल दिया है, कंट्रोल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हुआ है तो अगले टाइम दूसरा डोज आपको देना है। अब लास्ट पीपीटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ब्लाइट जो है मल्टीपल टाइप से होता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में पत्तियों के ऊपर धारियां आ जाती हैं, लंबी लंबी धारियां बनती हैं, जो कि दूर से देख के आसानी से पहचानी जा सकती हैं। और ये ब्लाइट जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसके द्वारा अभी तक जो देखा गया है 2023-24 में, वो 10 से 15% तक लॉस होता है प्रोडक्शन के ऊपर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप कासुगामाइसिन जो है 3% SL फॉर्मुलेशन, इसका कासुबी के नाम से आता है, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, ये बहुत ही कारगर दवा है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये 20 ml दवा, सॉरी 20 ग्राम दवा 200 लीटर पानी के साथ मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं तो कितना भी डेंजर सिचुएशन में आपका क्रॉप हो उसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस और बेसिलस सबटिलस जो है आपका, ये ऑर्गेनिक में आ जाता है। तो इन दोनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस करते हैं तो ये 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और बेसिलस अगर आप यूज करते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर्कसपुरा लीफ स्पॉट आई थिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अभी ग्रे मिल्ड्यू जो है इसके ऊपर आ जाते हैं। ग्रे मिल्ड्यू जो है ये फूड क्रॉप के ऊपर आता है। ग्रे मिल्ड्यू का जो अटैक होता है वो फूड्स के ऊपर देखने पे आपको स्पोर्स दिख जाते हैं, उसके ऊपर उभरे हुए पार्ट दिखते हैं, जिसकी वजह से फूड की क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो इसके लिए थाइफ्रेंड मिथाइल 70% डब्ल्यूपी, इसका 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब साफ या सिक्सर के नाम से आता है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल 50%, ट्राइफ्लैक्सोस्ट्रोबिन 25% नेटिवो के नाम से आता है। ये सबसे कारगर दवा है। नेटिवो दवा किसी भी प्रकार के जो 25 प्रकार के फंगस होते हैं उन सभी के लिए सबसे बेस्ट दवा रही है अभी तक की नेटिवो। ये टेक्निकल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बायर कंपनी का आता है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिससे कि 25 प्रकार के डिसीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये 150 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे कर से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है अल्टरनेरिया लीफ स्पोर्ट।
इसके लिए मैनकोजेब 70% WP, धानुका का M45 या इंडोफिल का M45 या किसी भी कंपनी का M45 के नाम से मल्टीपल कंपनियां दवा देती हैं। ये 500 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे करे से कंट्रोल कर सकते हैं। थायोफ्रेंड मिथाइल 70% WP, ये मिल्ड्यूवेप या नोवाफनेट के नाम से आता है, 300 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे करे से कंट्रोल कर सकते हैं। और पिटाजिन जो कि अभी बताया था मैंने 48% फॉर्मुलेशन में आता है, इसका 200 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग स्प्रे कर से कंट्रोल कर सकते हैं। एक लास्ट सेंटेंस रह गया है हमारा, जो कि नेमेटोड और वायरस जो बताया था मैंने आपको, येलो वेन मोजेक वायरस, उसको लेके। तो नेमेटोड्स जो होते हैं वो पौधे की जड़ों के अंदर गांठ बनाते हैं, जिसकी वजह से रूट्स जो है न्यूट्रिशन नहीं ले पाती हैं और पूरा पौधा जो है वो डैमेज हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। और इसके जो नेमेटोड्स होते हैं वो जड़ों को खा के नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G, कैल्डान 4G के नाम से आता है, 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको जमीन के अंदर दिया जाता है और ऊपर से पानी किया जाता है, जिससे खत्म हो जाता है। दूसरी एक जो ड्रिप में देने के लिए दवा आती है, पेसिलोमाइसिन लिनियस, जो नेमेटोफ्री के नाम से आती है, इस दवा को 15 दिन में 2 बार दिया जाता है, 1 किलोग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग। इसके लिए ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। तो क्या होता है कि सारे नेमेटोड्स को खत्म कर देती है। ये नेमेटोड जो है अभी वेजिटेबल में बहुत ज्यादा हो गए, अब तो फील्ड क्रॉप में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उनको खत्म करना होता है। फिर इसके बाद आता है आपका सीडोमोनास फ्लोरेंसिस, मोनास कर्व के नाम से, 500 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसे आप जमीन में दे सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद येलो बैन मोजेक वायरस हो गया, या न्यू दिल्ली टोमेटो वायरस हो गया, या मल्टीपल जितने भी वायरस आते हैं, ये सारे वायरस सकिंग पेस्ट की वजह से आते हैं। और इन सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्रॉप के ऊपर यदि वायरस आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर का प्रोडक्शन नहीं, उसके पूरे जीन को खत्म कर देता है। और वायरस एक बार आपकी फील्ड में आ गया तो वो कंटिन्यू आपकी फसल को लॉस करता रहता है। तो येलो बैन मोजेक वायरस में क्या होता है, पत्तियों के ऊपर जो उसकी स्राएं होती हैं उनके ऊपर पीलापन आ जाता है। और वायरस जो है येलो बैन मोजेक वायरस, ये व्हाइट फ्लाई के थ्रू आपकी फसल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसिटामिप्रिड 20% एसपी, डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP, या पायरिफ्लॉक्सीफेन 10%, बेंफेथ्रिन 10% TC का इस्तेमाल कर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली जो वायरस फैलते हैं आपके, टोमेटो लीफ कर वायरस, चिली लीफ कर वायरस, या डेली टोमेटो लीफ कर वायरस, या कोकोरविट्स लीफ कर वायरस, जितने भी वायरस हैं वो सारे के सारे एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलते हैं। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रति एकड़ खेत में नीले स्टिकी ट्रैप 10 स्थापित करने चाहिए। बाकी थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड के लिए येलो स्टिकी ट्रैप 10 से 12 प्रति एकड़ लगा के इसका स्प्रे कर इनको रखना चाहिए खेत में, जिससे कि उनको अट्रैक्टिव होकर ये खत्म हो जाए। और नीम का स्प्रे जो है वो कंटिन्यूअसली 15 दिन में एक बार करते रहना चाहिए, जिससे कि सकिंग पेस्ट या लार्वा हमारी फसल को लॉस नहीं करते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा अगर यदि कोई वायरस आपकी क्रॉप में आ गया है तो उस प्लांट को निकाल के अपने फील्ड से दूर गड्ढे में इसको गाड़ देना चाहिए, या आग में जला के नष्ट कर देना चाहिए। तो इन चीजों को अपनाने से आपकी फसल में वायरस नहीं आते हैं। सो राज जी।